this conversation. Is that okay? हाँ, okay. Thank you. So I'm making you the host now. So you're the host. Oh God, ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? Should do. हेलो हेलो Yes, tell me. Yes. हाँ, तो हम ये एक्चुअली ये लैपटॉप ना कनेक्ट होने की कोशिश हो रहा है, मतलब मेरे मोबाइल फोन के वाईफाई में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आई ओपन दैट प्रेजेंटेशन. Okay. आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भेज पाओगे तो वो आपके लिए अगर इजी है तो वो कर दो. पीडीएफ ही तो नहीं बन रहा है ना, इट इज मोर देन 118 स्लाइड्स. Okay. Normally it shouldn't be a problem to make. पीडीएफ भी उसका पीडीएफ भी 48 MB से बड़ा हो रहा है. Okay. तो भी तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है ना. कैसे करूं? एक सेकंड ना. 65.5 MB. अरे यार. So if you want we can start with the conversation. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है ना. तो आई थिंक शुरुआत जी. कर. तो अभी हमारे को 2 से 3 और लोग ज्वाइन करेंगे shortly. But I think we can already begin. So thank you so much for joining Dr. Leena. And I had the privilege to meet her recently at a workshop. और मुझे ऐसे लगा कि मतलब जैसे होता ना कि she was God sent, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में ऑलरेडी सूरत में जब सूरत सस्टेनेबिलिटी राउंड टेबल में बायोडाइवर्सिटी को लेकर बात कर रहे थे, और उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है उनको ऑन ग्राउंड का, स्पेशली फॉर क्रिएटिंग जो अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, स्टेट बोर्ड का जो एक्ट है अपना बायोडाइवर्सिटी का, उसको इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स में, और ज्यादा रूरल एरियाज में काम किया है, और क्लोज टू 240,000 hectares of forest land. She has worked in restoring and conserving. Along with the beauty of the whole thing is कि she's done this in a very inclusive manner. तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको एम्पावर करके, उनको एजुकेट करके, उनको इसमें इन्वॉल्व किया है, ताकि अगर वो वहां से चली भी जाए तो that impact that's created stays with the community, and they also safeguard it. So that is the beauty of her model, and she's also developed a lot of models along the way. And I think what we want to learn from her is कि हम कैसे सूरत एक अर्बन सिटी में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए उससे क्या सीख सकते हैं, और हम शुरुआत कैसे करें. तो ये कुछ चीजों पे हम आज चर्चा करना चाहेंगे. So over to you, Dr. Leena. Without going on, I think there's lots that you can share with us. But it would be really nice and wonderful if we can get a starting point after this conversation. Yeah. अच्छा, अब ये मैंने फोन पे ये प्रेजेंटेशन तो खोल लिया है. So you'll have to share if you go to the Zoom screen. Sorry, एक सेकंड. एक सेकंड, आपने वो परमिशन कर दिया क्या?
हाँ, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो अगर आप अच्छा जाओगे उस पे स्क्रीन पे, तो आप शेयर, आप अगर जूम को खोलोगे ना तो उसमें शेयर स्क्रीन करके होगा। एक सेकंड ना, ये बिकॉज ये इतना बड़ा फाइल है तो वो, अगर आप नहीं हाँ खोल पा रहे हो तो वी कैन कंटिन्यू विदाउट इट आल्सो, विल टेक 1 more minute टू आई थिंक ट्राई। या इट सेज, या क्या है ये, ओके यस इट इज, दिख तो रहा है लेकिन अब मैं इसको जूम पे शेयर, ओके शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। या वी आर एबल टू समथिंग कमिंग। क्या ये स्लाइड्स नजर आ रहे हैं क्या आपको? हाँ हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अ, एकदम परफेक्ट आ रहा है, स्लाइड शो शुरू हो रहा है, मतलब ये प्रॉपरली दिख रहा है ना? बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। ओके तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं हिंदी में ही बात करूं क्या? हाँ, हिंदी इंग्लिश बोथ आर फाइन। ओके चलिए दोनों मिक्स में रखते हैं। गुजराती तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, वरना आपको हाँ ले ठीक है ठीक है, भी तो चलेगा। ठीक है कि सभी को जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर लीना, और आगे बढ़ने से पहले हमारे जो आगे काम कर रहे हैं उन सभी में एडवांस में आप सबके आशीर्वाद चाहती हूँ। और ये जो पूरा काम जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये भारत का एक कायदा है, इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो बना था 2002 में। ये एक्ट जो है इसलिए बना क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक एंटिटी है यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यूएन का ये जो कन्वेंशन है, ये जो एंटिटी है, वो पूरे दुनिया का जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, जितना भी लिविंग एलिमेंट्स है, उनको बचाने का बात करती है, उसके कंजर्व करने की बात करती है। और ना केवल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी के साथ जो भी एथनिक ग्रुप्स वहां हैं, यानी कि लोकल वनवासी, स्थानीय जो इंडिजिनस जो लोग हैं, वो अपने आदिवासी, या जो दूसरे जो लोग, लाइक जैसे दिल्ली का सूरत में आया तो वो वहां का नेटिव नहीं है, बट सूरत का जो ओरिजिनल जो नेटिव है वो है ना, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो उनका जो परंपरागत ज्ञान होता है, दैट ट्रेडिशनल नॉलेज विजडम रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी दैट सराउंडिंग नेचर, उसको भी प्रोटेक्ट करने की इस एक्ट में बात है। और इन दोनों को ही अच्छे से आगे बढ़ा पाए, हम बायोडाइवर्सिटी को भी बचा पाए, उससे जुड़े हुए नॉलेज को भी बचा पाए, इसके लिए ग्लोबल लेवल पर उस समय यूएनसीबीडी में जितने भी कंट्रीज थे, मोर देन 100 कंट्रीज, उन्होंने उसको साइन किया, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब इस बात को अगर हमारे देश में इंप्लीमेंट करना है तो वो किस रूप में करेंगे? तो इसके लिए वो उस समय के उन 2-3 सालों में यहाँ पर ये एक्ट पे काम हुआ, और फाइनली ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के रूप में हमारे सामने आया। इस एक्ट में दो बड़ी बात हुई। एक हुई कि हमारे देश में बहुत सारे और भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं, इकोलॉजी से, सीड से, वाटर से, इन सब से रिलेटेड एक्ट्स हैं। लेकिन ये एक ऐसा एक्ट आया जिसमें कि आप जिस एरिया की बायोडाइवर्सिटी की या प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं, उसके संरक्षण में स्थानीय लोगों को जोड़िए, ये इसमें भी आया कि, और उसे जोड़ने के लिए वहां बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी बनाइए, इन शॉर्ट बीएमसी। सो ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी बनेगी, वो उस गांव की, या छोटा सा शहर है तो उस वार्ड की, या फिर महानगर पालिका है तो वहां की, वार्ड वाइज, तो वो बने। और वो अगर जंगल के पास है तो वो अपनी जो जंगल की जो वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी है या एग्रो डाइवर्सिटी है, खेती है, उनसे संबंधित करे। अगर वो रूरल एरिया है तो वो अपनी एग्रो डाइवर्सिटी पे करे, और अगर वो शहर है तो अर्बन बायोडाइवर्सिटी पे काम करे, है ना।
तो ये पूरा इसमें ये सब था। तो एक तरफ ये बीएमसी बनाना और बीएमसी के जरिए ये काम करना, लेकिन ये काम किस आधार पे होगा, कैसे होगा, इसका आधार क्या? तो उस आधार में रखा कि जो लोग वहां रहते हैं पहले से, जिनको उस बायोडायवर्सिटी के बारे में बहुत पता है, ज्ञान है कि उसका क्या क्या उपयोग होता है, उसके क्या क्या रेलेवेंस है हर तरीके से, तो उस ज्ञान को भी डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, जिसे बोलते हैं लोगों का पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, यानी कि पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। तो बीएमसी बनती है और इस बीएमसी के बनने के बाद एक पीबीआर, इन शॉर्ट पीबीआर, दैट इज पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाना है। और इस पीबीआर के अंदर एक सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में खेती कैसी है, पानी कैसा है, पानी के अंदर की जल सृष्टि कैसी है, वहां जंगल कैसा है, बगीचा कैसा है, वहां पे ओवरऑल पूरी नेचर कैसी है, पहले कैसी थी, आज कैसी है, और बदलाव क्या आया, पहले जो थी उससे वो आज कम हो गया, बढ़ गया, या उतना ही है। अगर आपके सूरत के क्षेत्र के लिए बोलें तो हमारा एक प्रोजेक्ट चलता था नेशनल जियोग्राफी टीम के साथ में, तो ग्लोबल लेवल पर एंडेंजर्ड सी टर्टल को लेकर एनालिसिस में हमने आखिरी सी टर्टल सूरत के कोस्ट पे 2003 में रिपोर्ट किया। उसके बाद कभी भी सूरत के कोस्ट पे हमने सी टर्टल को एग लैंग के लिए आते नहीं देखा। तो ये हो गया, मतलब देखते ही देखते बीते 20 साल में सी टर्टल सूरत के कोस्ट लाइन के लिए हिस्ट्री बन गया। तो ये जो बदलाव हुआ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑफ कोर्स नेगेटिव है, क्योंकि एक सी टर्टल का आना सूरत की जीडीपी को में भी कभी नहीं बढ़ाता है, लेकिन वो सूरत के रहवासियों को बता रहा था कि उनका कोस्ट सुरक्षित है, पानी सुरक्षित है। लेकिन अब वो नहीं आ रहे, उनका नहीं आना बताता है कि कोस्ट सुरक्षित नहीं है, आपका कोस्ट हेवीली पॉल्यूटेड हो चुका है, वो एक इतने से जीव के आने लायक रहने लायक नहीं है। तो ये जो बदलाव हुआ, तो ये सब कुछ जब आप सूरत का पीवीआर बनाएंगे तब ऐसी भी एक हिस्ट्री आपके भी एक चैप्टर में आएगी कि सूरत में क्या हुआ, कि आपके सूरत की क्रिक के साथ क्या हुआ। मैं सूरत बार बार तब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है ना दिव्या जी? Absolutely, जी। absolutely. तो Thank you. आपके आपके जो दूसरी जो एक्वेटिक लाइफ थी उसके संग क्या हुआ, तापी के संग क्या हुआ, है ना, कि ताप्ती पहले कैसी थी आज कैसी है। ताप्ती का जहां वो सी में जाके मिलती है वो क्रीक एरिया एक समय में, आप गूगल अर्थ के मैप के ऊपर जाके देखिए, सैटेलाइट इमेजरीज में देखिए कि वो क्रीक एरिया कितना चौड़ा था, जिसके कारण जब भी बड़ी टाइड आती थी तो सूरत के बिल्कुल तापी में अंदर तक दरिया का पानी नहीं घुसता था। लेकिन बाद में ये जो एनक्रोचमेंट हुए, है ना, फिर वो जो क्रीक का एरिया बिल्कुल सिकुड़ता गया, और वो क्रीक क्या, अब तो एक नाले जैसा दिखता है वो क्रीक, है ना। आप मगदल्ला पोर्ट के एरिया में जाते हैं तो वहां क्रीक दिखाई देती है ना, कैसी छोटी सी हो गई है वो। तो वो छोटी सी सिंकुड़ी बिल्कुल संकरी हो गई, उसके कारण आज जब दरिया में भरती आती है, टाइड बड़ी ऊंची होती है, तो वो पानी तापी में बहुत अंदर तक जाता है और आपका तापी का जो फ्रेश वाटर है, मीठा पानी, उसे खारा बना देता है। तो वो उस चीज को ना करे इसके लिए आप ही के एक एरिया में वो कॉजवे भी लगा दिया। तो कॉजवे लग जाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हम ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये इस पूरे अपने इस वार्तालाप के बाद में उसके ऊपर आएंगे, है ना। लेकिन वो एक बहुत बड़ा चेंज हो गया सूरत के लिए, एक परमानेंट चेंज हो गया है वो। तो वो चेंज सूरत के लिए सही हुआ या गलत हुआ, वो हम बाद में बात करेंगे। हम आते हैं वापस इस बीएमसी के ऊपर। तो इस एक्ट के मुताबिक आपको गांव लेवल पे भी बनानी है, यानी कि पंचायत लेवल पर भी बनानी है, गांव में भी बनानी है, और अर्बन बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए नगर पालिका या महानगर पालिका यानी नगर पंचायतों के दायरों में भी बनानी है। तो चूंकि जैसे सूरत महानगर पालिका है, इतने सारे वार्ड है, बहुत बड़े एरिया है, तो आपके वार्ड लेवल पर इवन बीएमसी बनेगी, आपके पूरे सूरत के लिए एक बीएमसी नहीं बन सकती है। तो ऐसे होगा। अब ये जो है इसमें जो बात हो रही है कि बीएमसी फेडरेशन एंड लोकल गवर्नेंस एम्पावरमेंट, तो बीएमसी बनेगी 7 मेंबर्स के साथ, पर वो 7 मेंबर का चुनाव कैसे होगा, कौन करेगा?
ऐसे ही जाके नहीं करना होता है। एक्ट के अंदर ये बात रखी हुई है कि जब आप ये बीएमसी फॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो आप वहां उन तमाम लोगों को बताएंगे, पूरे गांव को या पूरे वार्ड को, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के तहत ये कमेटी क्यों बननी है, इस कमेटी के बनने के क्या फायदे हैं, इसके बनने से क्या होना है, इस कमेटी के क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस कमेटी के क्या पावर्स हैं, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ जब आप बताते हैं, तो जब वो बताएंगे तो कौन से यूनिट पे बताएंगे? आप गांव गांव में घर घर तो नहीं घूमेंगे, आप वार्ड के हर घर में तो नहीं घूमेंगे। तो वो होगा आपका एक सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट, जो हमारी देश के संविधान का मजबूत जो पाया है, जो फाउंडेशन है गांव के क्षेत्रों में या ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में, वो है ग्राम सभा के रूप में। और नगर पालिका या महानगर पालिका जो मेट्रो सिटीज है, उनके लिए है वो वार्ड सभा। और ये सभा कहाँ से बनती है? इन सभाओं को क्या कानूनी मिलते हैं अधिकार? वो मिलते हैं हमारे देश के पंचायती राज जो कानून है, पंचायती राज का लोकल गवर्नेंस के लिए वो कानून है, वो कायदा है संवैधानिक। उसमें जो बात रखी गई है उसके मुताबिक 1972 में जब अमेंडमेंट हुआ तो वो पूरा ग्राम सभाओं को लेकर है, और 1973 का जो है वो वार्ड सभाओं को लेकर है। तो आप अपने वार्ड में आप वार्ड सभा बुलाइए, उस वार्ड सभा में ये तय होना चाहिए कि ये करना है, और फिर उस वार्ड सभा में तय होता है कि ये बीएमसी के वो 7 मेंबर्स कौन जो ये बनेंगे। तो हमने ये बीएमसी कैसे बनाई, हम उसके ऊपर जाते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि आप सूरत में कैसे करेंगे, और ये काम करने से आप क्या हासिल करते हैं, आप आगे कैसे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको ये जो स्लाइड नजर आ रही है ना, हेलो? यस यस। हाँ हाँ, मैंने क्योंकि स्लाइड बदली है कि इस पूरे काम में पूरा जो आपका नेचुरल रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करना है पूरी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के साथ। कोई 15-20 लोग या 100-200 लोग केवल इतना कर देंगे तो तमाम लोगों की उसके साथ भावना कैसे जुड़ेगी? वो भावना जुड़ना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आप जब ये करते हैं तो कोशिश ये हो कि अधिक से अधिक लोग, हर तरीके के रोजगार वाले लोग, हर एज ग्रुप के, हर 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 रिलीजियन के, हर जेंडर के, सब लोग इसमें शामिल होने चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस का एक काम है, तो इसमें सबको जुड़ना चाहिए। मैं एक और बात बोलूं कि इसकी हर स्लाइड को मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं डिटेल भेज दूंगी, पर इसके बेस में ओवरऑल बात यही है कि जब आप ये जो काम पूरा जो करते हैं, एक बीएमसी जो बनती है, तो उस बीएमसी का कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाता है, ताकि ये जो बीएमसी है और उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग जो है एक प्रॉपर वे में, एक पूरी तरीके से अपने एरिया की उस बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट इवैल्यूएशन कर पाए। तो इसलिए उनकी थरो ट्रेनिंग होती रहती है, पैरा रिसर्च टीम डेवलप होती है ना, ताकि आपको हर बार कुछ नया कोई चेंज आया तो वो जानने के लिए बाहर के किसी साइंटिस्ट को ना बुलाना पड़े। आपकी ही वो टीम जो होती है वो करती रहेगी। वो टीम जान पाएगी कि उनका जो एरिया है उसमें उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है या कॉमन रिसोर्सेज या कम्युनिटी रिसोर्सेज जो बोलते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, और उस बदलाव के आधार पर क्या हम किस तरीके से इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो पता चल पाएगा। तो अभी हम इस फेडरेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम बिल्कुल इस फेडरेशन पे काम करते हैं। अभी आपके सामने हम केवल बीएमसी को लेकर बात करेंगे। सो ये है अब हमारा एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर, जहां पर इसको पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम बीएमसी करती है। तो इस सेंटर पर जैसे अगर आपका वार्ड है तो उस वार्ड में मान लीजिए कोई तो ऑफिस होगी, कॉर्पोरेट जहां बैठते होंगे, ऐसी उस वार्ड की कोई ऑफिस होती है ना, जैसे ग्राम पंचायत में भी एक पंचायत भवन होता है। तो ऐसी जो एक कोई ऑफिस हो या कोई ऐसी जगह हो, कोई कम्युनिटी भवन हो, तो उसको आप एक इस तरीके का एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर, शहर के हिसाब से अर्बन बायोडाइवर्सिटी सेंटर, इस तरीके से एक उसको एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इस सेंटर पर आप
फ्रीक्वेंट विजिट करिए, आप फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करिए, फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज करिए। ये एक्टिविटीज क्या क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो उससे ये होगा कि आपका जो बीएमसी है वो भी स्ट्रांग होता जाएगा, और उसके साथ वो जो कम्युनिटी का जो अटैचमेंट है, कम्युनिटी का जो अप्रोच है वो भी बढ़ता जाएगा, और आपका जो काम है वो और से और मजबूत होता जाएगा। लोग इतनी इसमें इस तरह से अच्छे से जुड़ पाते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ जंगल में अगर आग भी लग जाए तो कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की राह नहीं देखता है, जो ये सारे लोग हैं वही लोग मिलकर आग बुझाने चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से होना चाहिए कि ये हमारा है, ये फीलिंग इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली डेवलप होनी चाहिए। तो आप ये जो है, क्योंकि आप शहर में हैं और हम केवल सूरत को लेके बात कर रहे हैं, ये हम जो बीएमसी जब बनाते हैं, क्योंकि हम देश के अलग अलग 23 स्टेट्स में काम करते हैं, और ये जितने आपको नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं इन तमाम एरियाज में काम करते हैं, जिनमें से एक जो है आपका, जो आपको लागू पड़ता है, दैट इज ह्यूमन हैबिटेशन वाला या फिर अर्बन एरिया का। ये हमारे सारे जो ऑनगोइंग एरियाज हैं, और अभी मैं इन सबको हटाती हूँ, है ना। ये पूरी एक बड़ी डिटेल है कि हर इन एरियाज में बीएमसी बनाने से पहले वहां पे हम एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च में से जो आया, इन तमाम एरिया में जो रिसर्च हुई, इंक्लूडिंग ये जो हिमालय का आप एरिया देख रहे हैं, ये हिमालय का तोशा मैदान का ये एरिया है। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल असेसमेंट किया, उसका जो रिजल्ट आया कि हमारे हिमालय के 80% ग्लेशियर्स आज अनस्टेबल हो गए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, वहां पे एरिडिटी बढ़ गई है, तो ये सब वहां के लोकल लोगों के बीच में हम वो फाइंडिंग्स को रखते हैं, ताकि बीएमसी के जो सदस्य हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि उन्हें जो स्ट्रेटेजी बनानी है उसके आधार में क्या क्या होना चाहिए, कि वो एरिया में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और अपने एरिया की बायोडायवर्सिटी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। तो ये जो है हमारी कुछ, ये जितना आपको ये टेबल दिख रहा है कि हमारी ये जो सारी रिसोर्सेज है, हर एक में कुछ ना कुछ जो बायोडायवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं। इवन एग्रीकल्चर फील्ड है, उन फील्ड्स की जो फेंस है, फॉरेस्ट और गांव या फॉरेस्ट और शहर के बीच के कॉरिडोर, गांव और शहर के बीच के कॉरिडोर, विल्डरनेस एरिया, शहर के आउटस्कर्ट, गांव के आउटस्कर्ट, इन सब जगहों पे आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो ये जो चीजें हैं इनको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, और कई सारी, जब आप बीएमसी फॉर्म करते हैं तो आप अपने वार्ड का एनालिसिस करते हैं, आपके वार्ड से जुड़े हुए अन्य वार्ड को देखते हैं कि वहां पे क्या समस्याएं हैं, फिर उन वार्ड से बने पूरे शहर के अंदर देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं। आप भले अपने दरिया किनारे से कल शायद 100 किलोमीटर दूर खड़े हैं, लेकिन आप अपने दरिया किनारे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक भूगोल की दृष्टि से जब देखें तो वहां पर भौगोलिक स्थितियों में 100 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है। तो आप भले अपने वार्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपको नजर रखनी चाहिए कि समंदर के किनारे पे क्या हो रहा है, तापी में ऊपर पे क्या हो रहा है, तापी जहां से ओरिजिन हो रही है उस मध्य प्रदेश में तापी के संग क्या हो रहा है, वहां से तापी के संग क्या आ रहा है, और अपने यहाँ आने के बाद इस तापी में क्या ऐड हो रहा है। ये हमें जानना चाहिए कि जिस दिन तापी, जिस समय तापी गुजरात में एंटर होती है, बड़ी शुद्ध एंटर होती है, लेकिन सूरत पार करके दरिया तक जाते जाते नाला बन जाती है। तो ये ऐसा होता है क्योंकि गंगा के साथ ऐसा होता है, नर्मदा के साथ ऐसा होता है, साबरमती के साथ ऐसा होता है, तो क्या तापी के साथ ऐसा होता है? तो नदियों के साथ सभी जगह ऐसा होता है। तो ये जो हो रहा है ये हमारे इवन वार्ड के काम में भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। तो ये जो चीज आपके सामने दिख रही है, जो लिखा है कि हिमालय के किसी एक जोन में कुछ किया हो उसके इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाते हैं, सुंदरबन में अगर कुछ हो तो उसके इम्पैक्ट बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते हैं, हमारे समंदर के किनारे पे अगर कुछ हो जाए तो इवन वो भी दरिया में बहुत दूर तक जाते हैं, नजदीकी किसी आइलैंड तक उसके इम्पैक्ट जाते हैं, ट्रांस बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स उससे खड़े हो सकते हैं, जो ग्लोबल लेवल पर जो क्लाइमेटिक क्राइसिस के जो इम्पैक्ट्स हैं वो तक नजर आने शुरू हो जाते हैं, एनर्जी का इक्विलिब्रियम जो है वो एकदम से चेंज होने लग जाता है, वो उसमें नेगेटिव और ये बहुत कुछ आपको दिखाई देने लग जाता है, एंड ओवरऑल इकोलॉजिकल जो डेमोक्रेसी है कि आप, मैं, हम सब पूरे सूरत के ऊपर, आप लोग जो सब बैठे हैं और जिसको सूरत सस्टेनेबिलिटी राउंड टेबल बोल रहे हैं, यू आर डूइंग बिकॉज ये इसी को इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं।
आप जो लोग बैठे हैं, आप कोई शायद कोई एमपी नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होगा, क्या आप वही है क्या? हेलो हेलो, नहीं है। नहीं है ना? हाँ वी आर, या आप कॉमन सिटीजन है, राइट? कोई डाइवर्स। शिक्षक होंगे, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, आपने एक फादर राजीव का नाम लिया, है ना? तो मतलब आप में से कोई कोई मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इकट्ठे होकर इस मैटर पे आज बैठे हैं। इसी को इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी। आपका ना म्यूट हो गया। अच्छा, बिकॉज आई थिंक यू गॉट द कॉल। ओके, नाउ आई थिंक इट्स यू आर ऑन म्यूट, डॉक्टर लीना। आई एम वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। इफ अगर आप चाहो तो ना मैं ना ऐसे ना ना नहीं 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 नहीं, कुछ अटेंड नहीं करना। नहीं बट नहीं, ये I'm जो, saying कि आपको अगर वो फ्लाइट मोड में करना है तो शायद आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा। एक मिनट, क्या करूं कॉल मैं? भी कॉल भी कट जाएगा ना शायद फ्लाइट मोड में। सो नेवर हाँ माइंड, वही कैरी तो ऑन, ना, कैरी वही ऑन। तो ना। हाँ। कैरी ऑन। सो एनीवे, मतलब ये जो आप बात करने बैठे हैं ना अपने वार्ड के लिए, सूरत के लिए, यही है इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी। कि तापी के लिए आप सब चिंतित हैं, क्योंकि यही इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी है कि तापी में पानी शुद्ध रहे, उसका जितना उसके ऊपर अधिकार तापी के अंदर जीने वाले उन जलचरों को या जीव सृष्टि को है, उतना ही सूरत के प्रत्येक नागरिक को है। और यही इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी को हमें बचाना है, और इसी के ऊपर आज सबसे ज्यादा थ्रेट है। तो ये जो हमने जो बताया कि कई सारे जो थ्रेट्स हैं लोकल लेवल पर, जब एक छोटे छोटे बदलाव आते हैं ना किसी बायोडाइवर्सिटी के उसमें, तो उसके इम्पैक्ट्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। इकोलॉजी और फिजिकल उसके इम्पैक्ट्स हैं, उसके सोशल इम्पैक्ट्स हैं। तो ये कुछ हैं जो हमारे जो छोटा उदयपुर में, जो अभी दिव्या जी ने बोला कि हमने बाकायदा एक कम्युनिटी के साथ जो काम किया, तो वो कैसे किया, तो ये उसके आधार में था। एक पूरा रिसर्च जो हम 2005, 6, 7, 8 में जो करते गए, उस रिसर्च के आधार पर ये जो गुजरात का पूरा एरिया है, उसी में ये मैं सब छोड़ती हूँ, ये जो पूर्व पट्टे में पूरा आदिवासी पट्टा, उसमें ये छोटा उदयपुर का जोन। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हम ढूंढते रहे कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ में हम ये बात साझा करें कि कुछ गलत हो रहा है आपके एरिया में, कुछ कुछ बड़ा भयंकर फ्यूचर दिखा रहा है, वो इंडिकेशंस बड़े गलत हैं, इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। तो हम सब जगह ढूंढते रहे, तो उसमें हमें एक ट्राइबल ग्रुप मिला, जो छोटा उदयपुर जिले में है, कमांड तहसील में। और यहाँ पर जो है जो ग्रुप मिला, उसके साथ हमने कई सारी जो है ना एक्टिविटीज हमने साइमल्टेनियसली करनी शुरू की 2007 से ही। तो वहाँ बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी गेम्स, और वहां पे ग्राम सभा को सशक्त करना, पंचायत को, उनके बीच में हम संविधान कथा भी करते थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कथा, कथा इन सेंस छोटे 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 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई बात है, जिसको कि वो आम नागरिक समझे कि उन्हें केवल एक घर के ऑनर के रूप में नहीं बात करनी है, उन्हें उस ग्राम सभा या उस वार्ड सभा के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पूरे अधिकार से बात करनी है। और उसको वो अधिकार और एक बहुत बड़ा पावर देता है उसका संविधान, वो संविधान में कहाँ वो है वो उसको पता होना चाहिए। तो इस तरीके की हम संविधान कथाएं करते थे, आज भी करते हैं। तो इससे उनको एकजुट करना, प्रकृति शिविर करना, प्रकृति महोत्सव, फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल, जंगल सफारी, पास्चर सफारी, नदी सफारी, ये आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, पर बेसिकली लोगों को एकजुट करने के लिए था, इकट्ठा करने के लिए था। और जब आते तो धीरे धीरे उन्हीं एक्टिविटीज में वो एक मेथोडोलॉजी मैं फील्ड में अप्लाई करती कि वो जो हम कहना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, वो हम वहां पर उनके सामने रख सकें। और ये जो लोग थे, वो एक ग्रुप जो बेखड़िया गांव है, उस एक गांव से जो शुरू हुआ उस समय 2007-8 में, आज हमारे साथ 300 से ज्यादा आदिवासी गांव जुड़े हुए हैं, एक पूरा फेडरेशन बन गया। तो जैसे कि आप पूरा फेडरेशन मोहल्लों के बना सकते हैं चाहे तो, सूरत में आप ऑलरेडी एक एक ये राउंड टेबल बना चुके हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फेडरेशन है।
जो स्ट्रांग है। और उसी उसमें आप जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि कई सारी हम एक्टिविटीज करते गए, ट्रांजेक्ट हमने लोगों के साथ किए, जो मैंने कहा ना पैरा रिसर्च टीम डेवलप की। तो जो युवा है गांव के, उनको भी जंगल में, पास्चर एरिया में, नदी के एरिया में, पहाड़ों में अपने संग ले जाते थे, उनको बताते थे कि कोई इकोलॉजिकल इंडिकेटर है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या हो रहा है अपने एरिया में। सडनली आपको दिख रहा है कि 5 साल पहले हमारे मधुमक्खी के जो छाते थे, बी हाइव्स, वो तो एक एरिया में हम 30-30 देखते थे, आज 3 मुश्किल से दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अपना फूड प्रोडक्शन जो है ना, अब वो डैमेज हो रहा है, वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा, तो ये सब कुछ वो उनकी उसमें आता गया। और आज हमारी अपनी एक फुल फ्लेज्ड पैरा रिसर्च टीम भी है, जो बहुत कंटिन्यूअसली तमाम सीजन में वहां ट्रांजेक्ट करती है, उसमें से डेटा निकालती है, वो अपनी भाषा में एनालिसिस करते हैं, और उनके उस काम को मैं केवल इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसफर करती हूँ, ट्रांसलेट करती हूँ, बस। तो इस तरीके की ये अब जगह जगह पे ऐसी टीम बन जाए तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो हर रोज उनके सामने जो भी दिख रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो सब जो करते हैं, फाइनली हर हफ्ते या 15 दिन उनको जब जब समय मिलता है, वो अपनी बीएमसी के पास आते हैं और वहां वो सारी बात बताते हैं कि अपने क्षेत्र में ये चल रहा है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से ये गूगल के सारे झाड़ हट गए, यहाँ पर ये जो नदी का इतना किनारा था वो कट के सारे, एक झाड़ गिर गया तो कट के सारी मिट्टी बह के चली गई, किनारा टूट गया है, आगे से आगे टूटता जा रहा है, नदी में मिट्टी बह के जा रही है, हैवी सॉइल इरोजन हो रहा है। ये तमाम जो रेगुलर जो इनपुट्स है वो बीएमसी को देती है ये टीम, और बीएमसी हमारी मजबूत होती जाती है अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में। तो जो आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये सारी ट्रेनिंग है, तो बीएमसी के लोग भी इस पैरा रिसर्च टीम का हिस्सा है। और यहीं पे हमारा बायोडायवर्सिटी रिसोर्स सेंटर भी है। तो कंटिन्यूअस जब ये टीम बीएमसी के साथ में, बीएमसी के बगैर भी जब फील्ड में जाती है, तो उनको जो भी रिसोर्स मिल रहा है, कभी पंख गिरा हुआ मिल रहा है किसी बर्ड का, कभी सूखे हुए बीज मिल रहे हैं, गिरे हुए फल मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो इकट्ठा करके लाते हैं, उसको चेक करते हैं कि उनकी आज इस समय जो लेकर आए हैं हम, जो फल लाए हैं, चाहे टूटी हुई आम मिली है, तो उसकी आज की हेल्थ कैसी है, वो सही है कि नहीं है। वो बिल्कुल सड़ गया तो इस सीजन से पहले वो इतनी जल्दी सड़ कैसे सकता है, मतलब अपने यहाँ कुछ हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ वो लोग फिर मॉनिटर करते हैं, उसपे फिर काम आगे बढ़ाने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो और फिर जो भी स्ट्रेटेजी बनती है तो वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में शेयरिंग होती है, और फिर फाइनल शेयरिंग उनकी उस ग्राम सभा या महाग्राम सभा में फाइनली होती है। क्योंकि एक ही लैंडस्केप में जब ये सारे 250-300 गांव हैं, उनका कल्चर एक सा है, उनका खाना पीना, पहनावा, उनका रहन सहन, जंगल के साथ का रिश्ता, उनके आपसी जो सारे रीति रिवाज है वो लगभग एक से ही है। इसलिए एक ही लैंडस्केप के ये सारे जो हमारे बीएमसी वाले जो गांव हैं वो सब एक फेडरेशन में है। लाइक जब आप सूरत में करते हैं तो आपके ये जो है वो सब एक एक बार, ये अलग अलग आपकी वार्ड के लोग, होप कीजिए कि मान लीजिए आपने एक वार्ड की सभा करी तो एक वार्ड सभा हुई, पर आपके 2-3 वार्ड के लोग मिलकर अगर एक कोई निर्णय पे आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फिर वो एक महा वार्ड सभा कहला सकती है। उसको आप चाहे जो नाम दीजिए, तो हमारे यहाँ वो महाग्राम सभा कहलाता है। और इसी महाग्राम सभा में लैंडस्केप लेवल पे सारी बात होती है कि वहां पे क्या डिसीजन लेना है, और ग्राम सभा में जो ये जो पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बना, उसकी अपडेट दी जाती है कि इसमें अभी भी क्या बाकी है। क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई बुजुर्ग है, कहीं कोई शतायु है, कहीं दूर कोई ऐसे बैठे हैं या बैठी हैं कि उनका अभी भी ज्ञान अंदर डॉक्यूमेंट होना बाकी है, तो वो वहां पर आए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और वो उसमें आ जाए। और ये जो दस्तावेज है वो उस गांव की मिल्कियत है, कानूनी मिल्कियत है। जैसे वार्ड का बनेगा तो वो उस वार्ड की कानूनी मिल्कियत है। और उस दस्तावेज के आधार पर जब आपको ये पता चलता है कि आपके गांव में या आपके वार्ड में इतिहास क्या था, आपकी पूरी उस जैव सृष्टि का, पूरी बायोडायवर्सिटी का, और आज क्या हो रहा है, तो आप जान पाते हैं कि आगे क्या करना है आपके वार्ड के विकास के लिए, आपके वार्ड की उस नेचुरल ब्यूटी के लिए, नेचुरल उस सेक्रेडनेस के लिए क्या करना चाहिए, वो फिर आप आगे बढ़ पाते हैं। इन पूरे कामों में ये कुछ हमारी स्ट्रेटेजी है, और जिसमें कि कैसे हम ये पीबीआर बनाते हैं। तो ये पीबीआर बनाने की एक प्रोसेस होती है।
जिसमें कि ज्यादातर हम कम्युनिटी लेवल पर जो प्रोसेस हो वही फॉलो करते हैं। तो तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटी की मैं बाद में डिटेल देती हूँ। तो जो पीबीआर के अंदर जो है वो सारी चीजें आ जानी चाहिए, कि वो जो मैंने अभी बोला कि वहां की हिस्ट्री क्या है, क्या इकोलॉजिकल चेंजेस हुए, क्यों हुए, कब हुए, और वो उसके होने से क्या इम्पैक्ट हुआ। फिर वहां पे वो जो भी रिसोर्स है आपका, चाहे आपके वार्ड में अगर कोई बागीचा है, कोई कोई कम्युनिटी लैंड है, कोई छोटा सा नेशनल पार्क या कोई कोई नेचुरल पार्क है, कुछ भी है, तो उसका कोई क्वांटिटेटिव प्रोफाइल होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है, कौन सी स्पीशीज है, वहां पे क्या बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, ड्रैगन फ्लाईज हैं, है ना, क्या है, वो सारी चीजें उसमें आती हैं, बी हाइव्स हैं, ये सब कुछ उसमें आता है। क्या आपके उस जोन में कितने डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये सब कुछ उसमें आता है। तो एक पूरा एक फॉर्मेट होता है कि भाई ये सब कुछ आ जाना चाहिए, लेकिन नेचर कभी भी फॉर्मेट में क्लोज नहीं की जा सकती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपका पीबीआर इज लाइक कि एक जगह पे फुल स्टॉप लग सकता है कि आज तक का ये डेटा है, लेकिन इसमें अपडेट होगा। तो ये इस तरीके से पीबीआर रहता है। और आपके उस जोन में क्या क्या जिसको बोलते हैं कुछ वेराइटीज होती होंगी, कुछ ना कुछ, कोई खेती बाड़ी अगर होती है, अब जैसे सूरत में कुछ तो होगा विशेष, जिसका कोई कल्टीवेशन के रूप में या किसी पेड़ के रूप में, कोई कोई सबसे पुराने ट्री के रूप में, कि कबीरवड़ जैसा भरूच के नजदीक में है, तो वो वहां की बहुत बड़ी एक स्पेशल डाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो कोई हेरिटेज ट्री होंगे, किसी मंदिर के कैंपस में होंगे, कोई सेक्रेड ग्रूव में होंगे, तो ये सब आपके उस पीबीआर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के कारण एक माइक्रो क्लाइमेट जो है आपका डेवलप होता है। और सिटी जैसे एरिया में आप आज भी अगर वहां पर एक अच्छी सांस ले पाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार वो हेरिटेज ट्री होंगे जो खड़े होंगे, वरना इतने पॉल्यूशन में कैसे जिया जा सकता है। तो हम अपने छोटे छोटे एरिया में भी हम, लाइक अब तो लोग नाम देते हैं ना कि ऑक्सीजन पार्क बनाना है, या फूड गार्डन बनाना है, या छोटा छोटा फूड फॉरेस्ट बनाना है, तो वो छोटा 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 इवन वार्ड लेवल पे डेवलप किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आप बीएमसी के जरिए कर सकते हैं। इसके फंड कहाँ से आते हैं वो भी बाद में बात हो जाएगी। तो ये बीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये इससे भी कहीं ज्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपके कुछ अब मैं छोटी सी एक चीज मैं बहुत फास्ट निकाल देती हूँ, डिटेल में बाद में दे दूंगी, कि जो बीएमसी के मेंबर्स होते हैं और उनसे जुड़े हुए दूसरे जो पैरा रिसर्च के टीम वाले हैं, फिर आपके वॉलंटियर्स हैं, आपके संग जुड़े हुए स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कोई एनसीसी की टीम वाले हैं, जो भी हैं, या कॉमन सिटीजन ही क्यों ना हो, तो ये सब जब ट्रांजेक्ट करते हैं आपके संग, जब एक एक वॉक करते हैं आपके संग, जब एक एक्सप्लोरेशन करते हैं आपके आपके वार्ड का, नाउ आई विल यूज द वर्ड हियर वार्ड ओनली, तो वो उस समय ये इंडिकेटर्स जब वो समझ जाते हैं, तो उनको वो समझना आसान हो जाता है कि मुझे ये दिखा, इसका मतलब ये, या हमने एक साल पहले या 15 दिन पहले उसको यहाँ देखा था, वो कोई तितली या कोई बर्ड या कोई स्नेक या एनीथिंग, पर अभी नहीं दिखा, तो कोई मतलब है उसका। तो इस तरीके से इसको इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ये आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। ये एक एक पूरा एक लंबा ये चल रहा है, आप ये मत मानिएगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी है ना, ये बहुत सारी इसकी ये पूरी जो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब हमारे आदिवासी बच्चे और वो लोग अगर कर सकते हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, अगर इसको अडॉप्ट करना चाहें तो ये बड़ा आसान होता है। अब जब आप ये ऐसी मान लीजिए आपने सूरत के किसी एक एरिया में गए और वहां आपने देखा कि एक एरिया है, एक एक ऑक्यूलर ऑब्जर्वेशन में देखा, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि अच्छा इसमें तो देर आर सो मेनी माइक्रो हैबिटेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो हैबिटेट्स, कि दो बड़े बड़े पहाड़, दो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं, तो उसके बीच में एक एक पूरा एक कटाव है, या एक बहुत बड़ी एक छेद है, या फिर कोई छोटी सी खाई नुमा है, वहां पे कुछ और मिलेगा। पेड़ों के बीच में एक बरगद के पेड़ के ऊपर कुछ और उगा हुआ मिल जाता है, या किसी नीम के पेड़ के ऊपर आपको पीपल उगा हुआ मिल जाता है, ऐसा मतलब बहुत कुछ।
तो ये सब कुछ वो हैबिटाट है। और अगर एक एरिया में आपको ऐसी तरह हैबिटाट की डाइवर्सिटी जब मिलती है, तरह तरह का टरेन जो आपका सीधा नहीं, टरेन में जो डाइवर्सिटी है वो आपको बताता है कि उस टरेन में पोटेंशियल है, कि वहां पे एक डाइवर्सिफाइड लाइफ आ सकती है। अगर वो एक सी मिट्टी और एक सा ढलान ही चल रहा है, एक सा ही मैदान है, तो आप वो एक सी खेती वाली जैसी जगह हो गई। लेकिन अगर वो उबड़ खाबड़ है, कहीं पत्थर बड़े बड़े पड़े हैं, कहीं पे कुछ पेड़ हैं, कहीं पे घास है, ये सब एक हैबिटाट की एक डाइवर्सिटी बताता है, और वो पोटेंशियल बताता है कि वहां नेचर ज्यादा आ सकती है। तो ये इंडिकेटर्स हैं। ये हमारे फॉरेस्ट एरिया के लिए बहुत लागू होता है कि वहां पे रेयर एंडेंजर्ड चीजें क्या है। लाइक सूरत के लिए भी तो है कि आपकी तापी नदी में कोई एंडेमिक फिश होगी, कोई इंडिजिनस फिश होगी जो तापी के पोल्यूशन में मर रही होगी या मर चुकी होगी। वो एक्चुअली रेड लिस्टेड में आनी चाहिए, पर हमें उसका पता होना चाहिए। फिर जैसे सूरत के कोस्ट पे वो सी टर्टल्स आते थे जो ग्लोबल लेवल पर एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, उनको सूरत के कोस्ट ने भी छोड़ दिया। तो आज वो अपने मकाम ढूंढने कहीं और निकलते हैं बेचारे। तो ये जो है, ये दे आर लाइक रेयर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज जो आप ही के क्षेत्र में है, उनको वापस कैसे लाया जाए। ये एक होता है स्पीशीज एक्सटिंक्शन। लाइक अगर सूरत के रूप में मैं फिर से बोल रही हूँ कि जैसे वो समंदरी कछुआ आता था, तो आज सूरत के लिए लोकल लेवल पर वो वहां से एक्सटिंक्ट हुआ, ये बोला जा सकता है। ये उस एरिया के लिए कमनसीबी कहलाती है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की परिभाषा में, कि एक एरिया एक इतने से जीव को नहीं संभाल पाया और उसे नष्ट कर दिया, मतलब उसका वो हैबिटाट खत्म हो गया, अब वो नहीं आ सकता है। तो इसको लोकल लेवल का एक्सटिंक्शन बोलते हैं। उसको अगर फिर से लाना है तो सोचिए आपको आपके कोस्ट पे कितना सारा काम करना पड़ेगा आज। लेकिन आप लोग ये भी जानते होंगे कि सूरत के कोस्ट पे इवन हैबिटाट अल्टरेशन का काम होता है। मतलब कोस्ट एरिया पर जब जमीन नहीं है फैक्ट्रीज को या प्लांट को या कंपनी को चलाने की, तो 8-8 10-10 किलोमीटर का लैंड फिल करके सूरत के ओपन एरिया, सूरत मतलब वो दरिया में ओपन एरिया की तरफ इवन एरिया बढ़ाया जाता है, जो इवन सैटेलाइट इमेजरी में दिखता है ना। तो ये जो हो रहा है, ये पूरा कोस्ट का जो हैबिटाट जो बोलते हैं, कोस्ट की जो है वो इवन अल्टर हो जा रही है, जो रिस्की है। आगे इसके क्या परिणाम आएंगे उसके ऊपर विचार करना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। फिर आपके एरिया में बहुत कुछ होगा। मतलब अगर हम सूरत का फ्लोरा पकड़ें, टोटल इवन अर्बन बायोडायवर्सिटी में आपको बताऊं, आप वहां के किसी भी बॉटनी के इंसान को पकड़िएगा, हमारे पास जो डिटेल था उस समय का, हमारा फ्लोरल एनालिसिस का, उस समय सूरत के पास में मोर देन 300 प्लांट स्पीशीज थी। आज भी आपको ये ब्यौरा कहीं ना कहीं से मिल जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी से मिल जाना चाहिए। और उन 300 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज में आप 90 से ज्यादा ऐसी प्लांट स्पीशीज है जिसको आप खा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर। आप अपने एग्रो प्रोडक्ट्स तो खाते हैं, पर ये वो चीजें हैं जो आप सड़क के किनारे, आप फुटपाथ से उतर के कहीं ट्रांजिट करते हैं तो आपके पैर के नीचे वो पौधा मरता होगा। ऐसे भी पौधे हैं, पुवाड़िया बोलते हैं, केशिया टोरा, है ना। ऐसे आपके सहजन के कई सारे झाड़ होंगे कि लोग उसको उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो वो हमें रिवाइव करना चाहिए कि कैसे हम अपनी उस इवन अर्बन बायोडायवर्सिटी में इतना सारा स्कोप है, आप अपने छोटे छोटे हर घर के अंदर आप अपना एक फूड फूड गार्डन या न्यूट्रिशन गार्डन खड़ा कर सकते हैं। और वही है एक्चुअली अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात, कि हर घर का अपना, जिसको किचन गार्डन बोलते हैं, बट अब वो किचन गार्डन से हटकर अब वो न्यूट्रिशन गार्डन पे हम वो जोर देते हैं कि आप जो उगा रहे हैं वो न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। किसी भी एक्सोटिक स्पीशीज को मत उगा दो, किसी भी हाइब्रिड टमाटर को मत उगा दो, वो हो आपका इंडिजिनस हो, वो न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, भले चाहे वो आपको 2 फल दे, और वो न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। ये भी अर्बन बायोडायवर्सिटी का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है जिसको बीएमसी को ध्यान में लेना है, ताकि आप अपनी एक हेल्दी फूड रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आपके ये सब है जो हमारी ओवरऑल पूरी बायोडायवर्सिटी के ऊपर जो थ्रेट है सूरत में है, जैसे कि पॉल्यूशन है, ये सारा जो बहुत बड़ा बड़ा जो कंस्ट्रक्शन चलता है ना, जो एरिडिटी बढ़ा रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ती हुई एरिडिटी सूरत के भविष्य को और ज्यादा डेंजर के उसमें दिखाता है।
तो इस तरीके से जैसे आपका जो रिलेशन है लोकल लोगों का, आपकी जो स्थानीय लोग होंगे जो आपके वार्ड के, आप उनसे उनके ज्ञान का जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे बीएमसी बनाने के बाद में, तो ये तमाम तरीके के उपयोग जानेंगे आप, कि आपके वार्ड में कोई बगीचा है, उसमें नीम का पेड़ खड़ा है, और वहां जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो बुजुर्ग हैं कोई, तो वो बताएं कि उस नीम के पेड़ से क्या क्या उपयोग होते हैं। शहरी लाइफ के हिसाब से क्या क्या उपयोग होते हैं, कि इतने सारे मच्छर बढ़ गए तो कई लोग उस नीम के पत्तों का धुआं करते हैं, ये चीजें। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे कम से कम ट्राइबल एरिया में ये सब कुछ लागू होता है, जो हमने ये पूरा लिखा, और ये सब कुछ हमारे पीबीआर में है। अब मैं आपको सीधे जल्दी से ले आती हूँ वहां पर जहां पर मैं बता रही हूँ कि 300 से ज्यादा आदिवासी गांव आज एक लूज फेडरेशन के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको फेणाई रेवाखंड बायोडाइवर्सिटी फेडरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी अभी फिलहाल 52 बीएमसी बनी हुई है, और ये बीएमसी और उसके साथ जुड़े हुए लोगों ने 20,000 हेक्टेयर से बड़े एरिया को रिस्टोर किया है, बिना किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद के और बिना किसी गवर्नमेंट के फंड के। और ये जो बीएमसीज हैं वो वहां पर पूरी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस जो जो पैरा रिसर्च टीम है या बाकी जो लोग हैं, वो जो भी ऑब्जर्वेशन लाते हैं उसके मुताबिक जो स्ट्रेटेजी में है, तो उसके मुताबिक हर साल जो है ये तय होता है कि उस जोन में इतना सूख रहा है, ये एरिडिटी बढ़ गई तो वहां चेक डैम बनाना पड़ेगा, या वहां पे कोई कुआं गहरीकरण करना पड़ेगा, या वहां के उस जोन का कोई तालाब है तो उसमें से डिसिल्टेशन करना पड़ेगा, या कहीं पर यह है कि ये गैप फिलिंग करना पड़ेगा, ये एरिया खाली पड़ा है तो यहाँ पर पौधे लगाए लेकिन चल नहीं पाए तो हमें सीड डिबलिंग करना पड़ेगा, अगर मानसून जारी है तो भी वो खड़े हो जाएंगे। तो ये बीएमसी के दायरे में आता है और वो कर रहे हैं। ये है हमारी पूरी प्रोसेस, जो मैं बहुत फास्ट ले जाती हूँ आपको, कि कंटिन्यूअस जो मोबिलाइजेशन है ये बहुत जरूरी है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये तमाम ये ग्राम एरिया है, लेकिन मैं आपके वार्ड के नाम से मैं बोलती हूँ कि वार्ड के लोग इस तरीके से जुटने चाहिए। ये वार्ड के लोग जब जुटेंगे उनको एक दिन समझ में आएगा कि उनको भी वार्ड सभा करनी चाहिए, वार्ड के लोगों को पूछकर वहां पर सड़क बननी चाहिए, वहां से पूछकर वहां पे प्लांटेशन होना चाहिए। किसी भी तरीके का प्लांटेशन शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए सही नहीं होता, सीधे सीधे कॉनोकार्पस लगा दो तो आपके पानी की फिर वो शॉर्टेज बढ़ा देगा, वो तो कॉनोकार्पस जैसा प्लांट, और जो कि पूरा एक्सोटिक है, वो पूरा मतलब एलियन है, एलियन यानी अपने देश का नहीं है, तो ऐसा नहीं लगाना चाहिए। तो किसी वार्ड में कुछ काम करने से पहले वहां के लोगों से पूछ के होना चाहिए, लेकिन वो लोगों को जागरूक होना चाहिए, और उनकी जागृति करने का काम भी पीएमसी को करना चाहिए। तो ये जो है हमारे जब वहां करते हैं तो ये सब आप देख रहे होंगे कि खुले पहाड़ों में इस तरीके से लोग जाते हैं और वहां पर ये प्लांटेशन के लिए सारी काम करते हैं, निराई गुड़ाई, ये खाद डालने के लिए खड्डा करना, क्योंकि जब टोटल बंजर होता है वहां कुछ भी नहीं है तो शुरुआत में कभी कभी गोबर ले जाके भी थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। ये इस तरीके से आपको एक इमेज में दिख रहा होगा, आग लगी हुई है, वो बन रहा है हमारा फायर ब्रेक, कि आप कंटिन्यूअस अगर कहीं पे प्लांटेशन कर रहे हैं, मानो सूरत के एरिया में कहीं आपको कंटिन्यूअस ऐसा 25-30 एकड़ का या 20 हेक्टेयर का कोई एरिया दिखता है और आपको लगता है कि इसमें नेटिव ट्री का प्लांटेशन करके उसे एक ऑक्सीजन पार्क या एक फूड फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करना है, तो चूंकि वो छोटा एरिया है, लेकिन जब पहाड़ियों में हम बड़े एरिया पे करते हैं तो फायर ब्रेक बनाने पड़ते हैं, कि एक एकड़ में अगर आग लग गई तो वो पूरे उस 20,000 हेक्टेयर को जला के भस्म ना कर दे, क्योंकि जंगल में इतनी आसान भी नहीं होती आग को बुझाना। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग चल रही होती है हमेशा। और ये बीच में जो नीचे की इमेज दिख रही है, दिस इज कॉल्ड फायर ब्रेक। ये कंटिन्यूअस फायर ब्रेक नीचे से ऊपर तक जा रहा है, कि अगर उसके दाएं या बाएं के पैच में अगर आग लगी तो उस बॉर्डर तक आकर आग रुक जाएगी, पूरे एरिया को नहीं जलाएगी। और इस तरीके से हर सीजन में जब बीज इकट्ठा होता है जंगल में, तो वो बीज जो है ऐसे लाकर उसमें छटनी करते हैं कि अगली सीजन के लिए हम कौन सा बीज लगाएंगे, और उसको फिर स्टोर किया जाता है। और फिर जो है जब पहाड़ों में हम काम करते हैं तो इस तरीके से ये ट्रेंच करना, चेक डैम करना, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। और ये हमारी वहां की 164 आदिवासी, मात्र आदिवासी महिलाओं ने मिलकर ये पूरा चेक डैम बनाया, और इसको महिला सरोवर के नाम से अवार्ड भी हुआ। तो ये इस तरीके के, अगर वार्ड लेवल पे भी जरूरत तो कुछ छोटा छोटा लेवल पे कहीं तापी की कोई रिव्यूलेट निकल रही है तो आप कहीं कर सकते हैं,
है ना। तो ये वो है। तो ये जगह अगर बड़ा एरिया है तो हमें पहाड़ियों में ऐसे ऐसे फार्म पॉन्ड बनाने पड़ते हैं, फिर ये फेंसिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है, बाहर के पशु घुस जाए तो किया हुआ प्लांटेशन नष्ट कर सकते हैं। इस तरीके की आप सूरत में अगर कोई एरिया डिग्रेडेड हो, मैदानी एरिया हो, वहां पानी नहीं हो, तो बारिश से पहले एक आप ये काम कर सकते हैं कि एक अगर पूरा पैच हो और वहां अगर कोई हलन चलन नहीं होता हो और वो मोटरेबल एरिया नहीं हो, तो फिर वहां पर आप कई सारे गड्ढे कर दीजिए बारिश से पहले। फिर बारिश का पानी उसमें गिरेगा, खूब पानी गिरेगा और वो खड्डों में पानी उतरता जाएगा, उतरता जाएगा, उतरता जाएगा और जमीन आपकी जो है मॉइस्ट होती जाएगी। लेकिन चूंकि आप समंदर के पास में है, तो हमें नहीं लगता कि आपकी सूरत की मिट्टी में ये इतनी भयंकर कोई एरिडिटी की क्राइसिस होगी। ये वो एरिया है जहाँ पे पानी ही नहीं है, नजदीक में कोई नदी नहीं है। और इस तरीके से जब हमारे वहां ये काम हुआ, तो ये इस तरीके का जो आपको दिखता है ना, ये फॉडर जो लिखा है पहली लाइन में 69, यानी कि खाने लायक जो जानवरों के घास होते हैं, वो तकरीबन 40 तरीके के घास हैं वहां पर, खाने लायक घास। उनके अलावा और ऐसी 69 चीजें हैं जो ये पशु खा सकते हैं। उनकी जो वेटनरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी दूर करने के लिए ये 119 ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी दवा बनाकर आप कर सकते हैं। 29 से 30 प्लांट ऐसे हैं जो गैलेक्टोगोक प्लांट है, कि उनके खाने से जो मादा पशु हैं उनके दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है। ये ऐसे भी पौधे होते हैं जो आप ह्यूमन मदर को भी दे सकते हैं, हमने ये करके भी देखा है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा पाया है। तो इस तरीके से ये पूरा ये ऐसे रिसोर्स डेवलप हुआ। तो जो बीएमसी है उसने काम शुरू किया जंगल को खड़ा करने से, लेकिन आप देखिए कि उसके फायदे कहाँ से कहाँ कितने सारे उनको मिल रहे हैं। और ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है कि बच्चे स्कूल के जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं, सीड डिबलिंग करना, प्लांटेशन करते रहना। दूसरी जगह के लोग अगर अपने पशु को चराने लाते हैं, जो कि अगर वो ट्रेडिशनली आते थे तो उनको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उनकी काउंसलिंग लगातार होती रहती है कि सर्टेन पॉकेट्स में मत ले जाना क्योंकि वहां प्लांटेशन नया है तो नुकसान हो जाएगा। तो ये भी समझते हैं क्योंकि अगर इनको पूरा दूर कर दिया तो ये उसी काम के दुश्मन हो जाएंगे। तो ये भी ये करने का काम बीएमसी का होता है, तो बीएमसी ही इनको समझाती है, उनके वॉलंटियर्स करते हैं। और जो फोटो आपने शुरू में देखी जहाँ पे काम शुरू हुआ, तो ये होने के बाद का ये एरिया है। आप कभी इसको जब देखने पधारेंगे तो हम आपको छोटा उदयपुर में ये है हमारा सेक्रेड ग्रुव। आपने कभी कभी कहीं कहीं पे कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा देखा भी होगा। तो ये है ये सेक्रेड ग्रुव। तो ये भी जो है और से और ग्रीन होते जाते हैं और इनके कारण जो है ना सेक्रेड ग्रुव है, इसलिए इनका इनका रखरखाव अच्छे से होता है क्योंकि इसके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग धार्मिक उनकी फीलिंग जुड़ी हुई है। लेकिन क्या शहरों में भी होता है, मंदिर है आपके, आज वो मंदिर के आंगन बिल्कुल सीमेंटेड करके वो कर दिए जाते हैं, बजाय उसके क्या अपने किसी वार्ड की बीएमसी उन मंदिरों को, उन परिसरों को, उन स्कूल्स को, उन कॉलेजेस को, जो भी है वो सब अपने उन मैदानों को इतना कर देते हैं कि भाई मिट्टी उड़ती है, कचरा आता है, लेकिन वहां प्लांटेशन नहीं करते और उसे सीमेंटेड कर देते हैं। और ये सीमेंटेड फ्लोरिंग आपकी अधिक से अधिक सीमेंटेड फ्लोरिंग आपके ही एरिया की एरिडिटी बढ़ाती है। और ये हमारा पूरा जो वहां पे जो डेवलप हुआ 20,000 हेक्टेयर से बड़े एरिया में, तो आज हमारे पास 500 से ज्यादा टोटल हमारे पास फ्लोरा है और 300 से ज्यादा फौना की स्पीशीज है उस एरिया में। और उसके कारण लोगों को भी बहुत सारे चीजें मिलती है, लाइक ये पूरे रोजगार के उपक्रम वहां चलते हैं। ऐसे ये झाड़ू, बांस की बास्केट वास्केट बनाने का सामान उनको मिलता है, हट कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है, फ्रूट्स हैं जो बिकते हैं, ये कुछ रस्सी बनाने के लिए केतकी जो बोलते हैं, रामबाण, ये सब जो है उनको उसमें से मिलता है। छोटे छोटे मछुआरों को बिल्कुल शुद्ध वो छोटा छोटा वाटर बॉडी का एरिया मिलता है जहाँ पे छोटे मछुआरों को फिशिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और ये इस तरीके से जो है जब आप ग्राम सभा या महाग्राम सभा करते हैं तो वहां पर ये सारी बातें रखी जाती है और आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा ये वहां की जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है ये डिस्प्ले हो रही है इस ग्राम सभा में। और जो है ये तो ये हमारी वॉलंटियर है जो सामने खड़ी है, दीतली बहन, और ये बीएमसी के साथ में जुड़ी हुई है। और ये जो पीछे दिख रहा है ये बच्चों के बनाए हुए हर्बेरियम है।
तो जैसे आपके वार्ड के बच्चे, आपके वार्ड में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी एक एक टहनी, एक एक पत्ता ऐसे लेके, क्योंकि ताकि वो बच्चे उसमें जुड़े आपके साथ। और वो ऐसी एक बड़ी बड़ी चार्ट शीट पे लगा दीजिए आप, तो वो एक एक टाइप का हर्बेरियम हो जाता है। और आप जब जब मीटिंग करें तो इसको पूरा डिस्प्ले करें कि आपके वार्ड के जब लोग बैठे हो ना, तो उनको पता चले कि खाली गुलाब और मोगरे के अलावा, चंपा और चमेली के अलावा दूसरी आपकी 300 चीजें हैं आपके सूरत में जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसमें से तो खाना पीना मिलेगा, दवाई मिलेगी, पोषण मिलेगा, ऐसी भी चीजें हैं। तो ये डिस्प्ले होता है और ये पूरी सभा में ये बात रखी जा रही है, ये पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन हो रही है महाग्राम सभा में। ये इस तरीके से ये पूरा जो है ना ये डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे आपने अगर एक ट्रांजेक्ट किया अपने वार्ड में और जो भी बीज वगैरह पंख इकट्ठे किए आपने, गिरे हुए पंख, तो उस पंख के आधार पे आपके कितने लोग हैं जो उस पंख के आधार पे उस चिड़िया को पहचान ले। तो ये बच्चों के बीच में करना होता है, युवाओं के बीच में, अपने अपने लोगों के बीच में, तो हमें पता तो चले कि हमारे इर्द गिर्द और कौन सी लाइफ है। ये है पूरा उनका कि पूरी उस बायोडाइवर्सिटी के कारण उनके खेती के सारे टूल्स हैं, उनके उनके घर के जो रोज में चाहिए जो आर्टिकल्स चाहिए, वो सब कुछ उनके इन्हीं पेड़ पौधों से आ रहा है। ये सब कुछ, ये जो इतना बड़ा ढक्कन वाला टोकरा है वो ट्राइबल कन्या का शादी के बाद जब वो विदा होती है तो सर पे इसे रख के चलती है। इसमें उस कन्या का पर्सनल जो बिलोंगिंग्स होता है वो इसमें रखती है वो, और फिर वो ससुराल के लिए जाती है। ये जो चीज है ये घी तोलने का है, पाशेरा। जो जो जिनको गुजराती अगर समझ में आती हो तो इसको पाशेर बोलते हैं, ऐसा दिखता है। इसमें एक्यूरेट पाशेर घी तुल के या तेल तुल के बाहर आता है, और ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस जो है ये आप करते रहिए। और यहाँ पे इन लोगों ने ये इस तरीके का एक डिक्लेरेशन दिया है, और इसके आधार पर ये तमाम बीएमसी का इकट्ठा डिक्लेरेशन है कि इन सबने मिलकर ये डिसाइड किया है, संकल्प लिया है कि हम अपनी पूरी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करेंगे। हम हंटिंग नहीं करेंगे। ये आदिवासी है लेकिन ये लोग कोई भी शिकार नहीं करते हैं, इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। ये कोई शिकार नहीं करते, कोई मांसाहार नहीं करते हैं। ये इनके डिक्लेरेशन में है कि हम जो भी एक एरिया डेवलप हो जाए तो हम आगे से आगे जो भी बंजर है हम उसको विकसित करेंगे। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी के हर पशु पक्षी पेड़ पौधे को हम बचाएंगे, उसको बढ़ाएंगे। ये सब इनके डिक्लेरेशन में है। और ये खैर ये जेंडर डायमेंशन थोड़ा गांव के और ट्राइबल एरिया में है, तो इसमें भी हमें ध्यान देना होता है। ये हमारे फील्ड इंटरवेंशन है जो आप वार्ड लेवल पर भी कर सकते हैं। जैसे रात की सभाएं जो करते हैं, है ना, तो वहां पे पूरी डिस्कशंस होती हैं कि क्या करना है। तो ये कंटिन्यूअस मीटिंग्स हैं, इसी के अंदर आपके और भी कई सारी एक्टिविटीज जो मैं बताती हूँ, लाइक ये आप बच्चों के साथ बायोडाइवर्सिटी गेम करना, है ना, बायोडाइवर्सिटी पजल्स हैं, चित्र काम, मतलब वो जो क्या बायोडाइवर्सिटी पेंटिंग्स, बहुत कुछ बहुत कुछ, ताकि आप बच्चों को स्पेशली जोड़ें। जैसे ये बच्चे हैं ये बायोडाइवर्सिटी गेम खेल रहे हैं, और इस गेम के खेलने खेलने में ये बच्चे यहाँ बैठे बैठे ये जितने लीव्स लाए हैं, तो यहाँ बैठे बैठे 60 से ज्यादा पौधों की, पेड़ पौधों की पूरी जानकारी यहाँ हमारे साथ साझा करते हैं यही बच्चे। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जैसे कर रहे हैं, ये इस तरीके से एल्बम आपकी बीएमसी डेवलप कर सकती है कि आपके एरिया में जो जो दिख रहा है उसकी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ लें और इस तरीके के एल्बम, और आप जब जब मीटिंग करें तब उसको शेयर किया जाए कि लोग पहचाने। स्पेशली बुजुर्गों के साथ जब वो बताएंगे कि ये पहले 1 रुपए में 50 पैसा हुआ करता था, आज 1 रुपए में 5 पैसा ही बचा है। क्योंकि बुजुर्गों की अपनी एक भाषा है, वो प्रतिशत में कई बार बोल पाते हैं, और कई बार इस तरीके से हमारे बुजुर्ग जो है गांव में वो ऐसे बोलते हैं कि रुपये में 25 पैसा बढ़ा है, या फिर बोलते हैं कि पूरा रुपया हमारा खत्म हो गया है, या रुपए में 50 पैसा कम हो गया। वो इस तरीके से बोलते हैं, और उनका वो एनालिसिस हम अपने साथ रखते हैं और उसको क्रॉस चेक करते हैं जब हम फील्ड में खुद हम जब वो टेक्निकल ट्रांजेक्ट करते हैं, इकोलॉजिकल ट्रांजेक्ट करते हैं, तो वहां पता चल जाता है कि हमारे उन बुजुर्गों ने जो बोला अपनी उस बायोडाइवर्सिटी के स्टेटस के बारे में वो कितना मिलता जुलता है। और आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये लगभग मिलता जुलता होता है जो वो बताते हैं, कि उनको पूरा वो पता है। ये इस तरीके से ये है ना कि वहां पे ये ब्रीड बकरी भी एक सी नहीं होती, तो हमारे जोन में 4 तरीके की बकरी है, और हर एक का खाना पीना प्रेफरेंस चॉइस सब अलग अलग है। इस तरह से ये सीड का डिस्प्ले है, और ये हमारा पूरा प्रकृति ये उत्सव हो रहा है। ऐसा कोई प्रकृति उत्सव वार्ड लेवल पर भी आप कर सकते हैं।
तो ये है जो बच्चे बनाते हैं, आपके युवा, आप सब मिलकर जो बना सकते हैं, डिस्प्ले में रख सकते हैं। इस तरीके के ये चार्ट बनते हैं, आपके वार्ड का नक्शा आप अपने बच्चों से बनवा सकते हैं कि वो क्या देखते हैं। आप मान के चलिए इवन आपके वार्ड का एक 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 अच्छा दिखने वाला, एक सही से दिखे ऐसा नक्शा कई बार तो कॉर्पोरेटर भी नहीं बना पाते, लेकिन गांव में आप किसी भी इंसान को बिठाइए, वो अपने पूरे गांव का नक्शा बनाकर दे देता है। मतलब ये हमारे अनुभव अब तक के रहे हैं, गांव के और शहर के। मतलब इतनी समय ही नहीं है कि हम अपने उस वार्ड को समझे कि हमारे वार्ड का नक्शा दिखता कैसा है। एंड ऑनेस्टली अभी आप मुझे पूछे, मैं अभी विसनगर शहर में बैठी हूँ, तो ये नगर पालिका का एरिया, और आप मुझे बोले कि इस वार्ड का नक्शा बना के दो, तो इवन आई एम नॉट एबल टू मेक दैट। आई एक्सेप्ट दिस, आई एम डम फॉर दैट, आई एम रॉन्ग फॉर दैट। ये गलत है मेरी, मतलब इतने काम करना, लेकिन मैं जिस जगह पे ये हैबिटेट का बेस है, इस वार्ड का मैं नक्शा बना के नहीं देख सकती। मैं पूरे विसनगर का नक्शा बना के दे सकती हूँ, पर इस वार्ड का नक्शा मुझे नहीं पता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। ये जो है, जैसे ये शहरी एरिया में हमारा ये पूरा सेशन हुआ, ये प्रकृति संसद हुआ, ये महसाना के एक वार्ड में हुआ था। वहां के इतने सारे बच्चे इकट्ठे किए गए थे और वहां ये प्रकृति संसद की गई थी। तो वार्ड लेवल पे बहुत सारी ये सब आपके जो है ना, ये जो जो नजरी नक्शा भी बोलते हैं, तो ये लोकल रिसोर्सेज के बेस पर ये नक्शे हैं। और फिर बच्चों के संग तो आप ये क्राफ्ट मेकिंग से लेके ट्रांजैक्ट और उनके साथ सीड बॉल बनाने से लेके बहुत सारा, खूब सारी एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं। और आपकी जो प्रोसेस है, जब आप ये बीएमसी बनाते हैं, एक पीबीआर बनाते हैं, उसमें आप ये सब कुछ एक्चुअली एड्रेस कर लेते हैं कि उस एरिया में फूड को लेकर, रॉ मटेरियल, वहां का फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, ये मेडिसिन, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स। कोरोना के टाइम पे लोगों ने पेड़ों के ऊपर वो गिलोय की बेल को नहीं छोड़ा था। जब व्हाट्सएप पे इतना मार सबको ज्ञान मिल गया था कि गिलोय का पानी पीना चाहिए, तो पूरे हमारे शहरी एरिया में किसी भी पेड़ पर गिलोय नहीं बची थी। तो ये जो मेडिसिन जो हमें दे रहे हैं, ये सारी जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारी इकोलॉजी में होती है, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर उस एरिया में आपने अच्छे से प्लांटेशन किया, नेटिव ट्री के साथ में किया, तो वो आपका फूड भी देगा, एक न्यूट्रिशियस फूड देगा, सारे पेड़ पर जो पंछी परिंदे हैं उनको वो आवास देगा, उनको एक एक प्रोटेक्शन देगा, सिक्योर हाउस देगा उनको भी। आपको जो है क्लाइमेट क्राइसिस को सॉल्व करने में वो पूरा रोल प्ले करेगा, एरिडिटी डाउन करेगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेगा। सिटी का भी तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होना चाहिए ना। जब जब सूरत अहमदाबाद जैसे शहर इतना सारा जब पॉल्यूशन कर रहे हो, तो उनको इमिशन जब इतना कर रहे हो, तो सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए, उस मिटिगेशन के लिए करना चाहिए, है ना। एडेप्टेशन की जो कई सारी जो एक्टिविटीज है वो करनी चाहिए। तो ये सब कुछ इस बीएमसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो जब आपके आप जब ये सब एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें ये सब कुछ आपको मिलता है। मैं ये सब आपको भेज दूंगी अगर किसी को चाहिए तो। और ये सब पता चलता है आपको। आपका इवन अपना जिस गार्डन को आप देख रहे हैं, उस गार्डन को जब आप एक रेनबो के एंगल से देखना शुरू करते हैं, तो वही गार्डन एक अलग नजरिए, एक अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। जब आपके हर एक सीजन के उसमें खड़े किसी भी पेड़ के फूलों के रंग जब आप देखने शुरू करते हैं, तब तो उसकी खुशबू, उसका कलर, ये सब कुछ, उसको डिस्पोजल कौन कर रहा है, और ये सब हमारे एल्बम है जो हम गांव में या वार्ड लेवल पर कहीं पर भी जाते हैं, तो हम ये एल्बम के संग जाते हैं। तो इसके आधार पर हमें पता चलता है कि उस गांव के एरिया में, जंगल में, या उस वार्ड के एरिया में क्या क्या है, क्या एंडेंजर्ड हो गया, क्या एंडेमिक है, कितना मेडिसिनल प्लांट है, क्या एलियन है, मतलब कि कौन बाहर का है जिसको कि तुरंत निकालने की आवश्यकता है। और वहां की अगर कोई वाटर रिसोर्स है, तो वहां पे क्या वंडर्स हैं, उस वाटर रिसोर्स में क्या क्या वंडर्स हैं। तो ये इस तरीके के ये बर्ड्स, ये इंसेक्ट्स, ये जो है हमारे, और ये पूरा जो एक अप्रोच है हमारा, ये एक पूरा साइंटिफिक होता है। जब आप पीबीआर बनाते हैं, तो एक पीबीआर बनता है, तो वो केवल एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं देता है, उसके साथ में एक इतना बड़ा आपका एक साइंटिफिक दस्तावेज तैयार होता है जो आपको सामने दिख रहा है।
यही है एक पार्टिसिपेटरी वे में जब रिसर्च करते हैं तो वो एक रेगुलर अपडेट करने का आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत पॉजिटिवली देता है, क्योंकि ये हमारा बीते 23-24 इयर्स का यही एक्सपीरियंस रहा है। और जब आप एक पीबीआर बनाते हैं तो उसके साथ साथ उस एरिया का पूरा इकोलॉजिकल प्रोफाइल डेवलप होता है। इथनो मेडिसिन यानी जो एथनिक ग्रुप है, जो लोकल ग्रुप है, जो ओरिजिनल जो समुदाय है लोकल, उसका जो ज्ञान वहां के मेडिसिनल प्लांट से संबंधित होता है उसको एथनो मेडिसिन कहते हैं। ठीक वैसे ही कई बुजुर्ग जो थे अपने पहले वाले, आपको ज्ञात भी होंगे कि कोई चिड़िया पेड़ पर बैठी या कोई चिड़िया नीचे पत्थर पर बैठी, उसके ऊपर वो बोला करते थे अच्छा वो पेड़ पे बैठी है यानी बारिश होगी, नीचे पत्थर पे बैठी है यानी बारिश नहीं होगी। तो वो इस तरीके का ये जो बोलते हैं इसको एथनो मटीरियोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के साथ जुड़े हुए उनके जो परंपरागत ज्ञान है, तो ये जो सब कुछ है ये बहुत ही साइंटिफिक होता है, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जो बनता है ये कानूनन दस्तावेज है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कानूनन दस्तावेज है। और ये सब जो हमने अफोर्ड किया उसके कारण जो वहां पे मिला, एक हमारा इतने वर्षों में हम अब तक जो है हजारों हम ये रेसिपी बना पाए अदर देन एग्रो प्रोडक्ट्स, खेत से जो आता है उनको छोड़कर, जो ये जो वाइल्ड में जो आपको ऐसे ही आपके वार्ड में आपको कहीं ना कहीं कोई केसिया टोरा खड़ा मिलेगा जिसको कुआड़िया या कुआड़िया बोलते हैं, आपके सूरत में उसे कुआड़िया बोलते हैं, पीले फ्लावर वाला बड़ी सुंदर सी पत्ती वाला, उसकी पत्तियां आप गुजराती में थेपला बोलते हैं, और उसकी पत्तियां का पराठा बना के खाएं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम दूर होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फूड, वाइल्ड फूड। तो ऐसी ऐसी जो वाइल्ड रेसिपीज होती हैं वो अब तक हम हजारों बनाए हैं लोकल लोगों के साथ मिलकर, कभी गांव में बिल्कुल जंगल में, कभी कहीं किसी वार्ड में, इस तरीके से। तो ये भी आप वहां पर कर सकते हैं जब आपको लोगों को आप जब जोड़ना चाहते हैं, और जब जुड़ेंगे और आप एक पूरा एक अपने वार्ड को आप कभी कभी उसको एक न्यूट्रिशन वार्ड भी घोषित कर सकते हैं, एक उस लेवल पर ले जाकर। और आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आप अपने वार्ड को न्यूट्रिशन वार्ड घोषित कर पाए ना, न्यूट्रिशन रिच वार्ड, आपको अवार्ड देने में भी पीएम खुद आ सकते हैं। क्योंकि आज देश पूरा, हम फूड क्राइसिस को तो निपटा लेते हैं, हम फूड सिक्योरिटी तो हासिल कर लेते हैं, हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। सिंपल सी चीज है कि मैकडोनाल्ड का पिज्जा खाकर पेट भर सकता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन शून्य है, सब जानते हैं। तो फूड सिक्योरिटी तो हासिल कर पाए, लेकिन हमें फूड सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हासिल करनी है। और हम इंडिजिनस जो चीजें बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि जो आपने आपकी नानी ने खाया, आपको खिलाया, जो आपकी दादी ने खाया, वो खाने का आपको अधिकार है, वो सोवेंटी वाले दायरे में आता है। सो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड सोवेंटी की बात होनी चाहिए। और जब आप इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं तो आप इसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ये हमें मिले हुए परिणामों में, ये जितनी रेसिपी देखते हैं ये सब हम बनाते हैं। कभी आप वहां आइएगा तो आपके साथ भी हम ये एक तो जंगल में करेंगे, और कभी कभी मौका हुआ तो आपके वार्ड में भी हम ऐसी एक ऐसी वाइल्ड डेलिकेसीज या वाइल्ड कुशाइन या अनकल्टिवेटेड फूड फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल, इस ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलेट फेस्टिवल, तो ये कुछ रेसिपीज है। मोरिंगा, केवल मोरिंगे की पत्ती से आप 180 से ज्यादा रेसिपी बना सकते हैं, जो हम वार्ड लेवल पर भी करते हैं। तो और ये है, ये शायद सूरत को लागू ना हो, लेकिन अगर सूरत के नजदीक में कोई गांव हो, अगर आपको गांव के साथ जुड़ने का मौका मिल पा रहा हो आप लोगों को, तो उस गांव में फिर से वो प्रैक्टिस में लाया जाए कि एक सिंगल क्रॉप पे मत जाओ, एक मल्टी क्रॉप यानी कि मिक्स कल्टीवेशन पे जाओ। हमारे गुजरात में 2 तरीके की मिक्स कल्टीवेशन का हमें अब तक रिकॉर्ड मिला। ये जो आपके सामने है इसे लहरियू खेतर बोलते हैं। आपको पता होगा एक लहरियू साड़ी होती थी, लहरिया, है ना, लहरिया साड़ी में ऐसे ऐसे पट्टे पट्टे दिखते थे। इस खेतर को लहरियू बोलते हैं क्योंकि एक पट्टे के रूप में इसमें मल्टी क्रॉप्स होते हैं। आपको शायद नजर आ रहा होगा कि इसमें इर्द गिर्द क्या है, बीच में क्या है, हर एक पट्टे में क्या है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको लहरिया बोलते हैं। और एक और होता है जो एक राउंड राउंड के रूप में चलता है, सर्कल सर्कल सर्कल, उसे चुनरी या चुंदड़ी भी बोलते हैं। उस तरीके के कल्टीवेशन को किसी और जगह पे कोई और नाम होगा।
तो इस तरीके का अगर हमारे संघ में कोई गांव अटैच्ड हो तो हमें उस गांव को भी जोड़ना है, क्योंकि वो गांव अगर इस तरीके से मिक्स कल्टीवेशन करेगा, शिफ्टिंग उसमें लाएगा, उसमें से जहर को हटाएगा, वो नेचुरल फार्मिंग पे आएगा, तो शहर के ही लोगों को बिल्कुल शुद्ध खाना मिल पाएगा। और आपकी जो बीएमसी है, जैसे हमारी जो है, हम स्टेट और नेशनल लेवल पर काफी जगहों पे हम बहुत क्लोजली हम जो है जुड़े हुए हैं कई लोगों से, संस्थाओं से, और उसमें और हमारे संग जुड़कर कई लोगों ने एक्सटेंशन किया। जो फर्स्ट इमेज दिख रही है वो मिस्टर मिहिर भारद्वाज है, जो राजस्थान और गुजरात में अरावली के ट्राइबल बेल्ट में काम करते हैं। और हमारे यहाँ ये जो बीएमसी वगैरह की जो प्रोसेस देखी, जो थर्ड इमेज है, वहां वो और उनके वॉलंटियर की टीम वो लेकर आए थे अपने साथ वहां के आदिवासियों की, और यहाँ पूरी प्रोसेस सीखकर वो अपने यहाँ पर इसको अभी वो वहां पे अप्लाई करते हैं। ये जो है बीच की एक इमेज आपको नजर आ रही होगी, ये ग्रुप कैप्टन मिस्टर प्रमोद कुमार चंदोला है। और इनकी एक और पहचान दूं कि ये पाकिस्तान में जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन फंस गए थे, तो ये विंग कमांडर अभिनंदन के ये बॉस थे प्रमोद कुमार चंदोला। ये भी कारगिल योद्धा है, और ये रिटायरमेंट के बाद हिमालय में इसी प्रोसेस को ये वहां कर रहे हैं, उत्तराखंड के एरियाओं में, और ये वहां पर हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी चीज ऐसे एक्सटेंशन चल रही है। तो राजस्थान में जो पीबीआर की जो पूरी हमारी बनी, 2 फेज में जो पीबीआर बना, तो ये उसका एक रूप है यूं। और फिर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा खड़ा हुआ, ये इसका प्रेजेंटेशन होता रहता है। और इसकी जो डिटेल जो है हमारी स्ट्रेटेजी के ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये तो एक हमारी इंस्टीट्यूट का ये डिटेल था। तो बेसिकली एक प्रॉपर वे में जब आप बीएमसी बनाते हैं, तो और एक अच्छी रणनीति के साथ जब बीएमसी काम करती है, तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो मैं यहाँ पर अब रुकती हूँ, और आप सबसे आगे बात हो पाए ऐसी इच्छा रखती हूँ। हेलो। Yeah, I think there's a lot of information and lot of wonderful information. I think every sentence or every slide was, it was just, मैंने तो तीसरी बार शायद ये सुनी है presentation, but it's been amazing. And every time there's just so much learning and so much to gather from. So I'll open it too, because in the interest of time for you as well, for the everyone, I'll open the forum for questions. क्या questions हैं सबके mind में for Dr. Leena? हेलो जी। हाँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सुनाई दे रही है। तो anyone has any questions? Okay, so there is someone. मैं ये स्लाइड हटा दूं क्या? नहीं, I think that's not a problem. I was just reading कि chat पे प्रकाश ने message किया है. He's from Aurangabad and he is asking कि अगर आप presentation share कर सको तो तो आप मैं आपका प्रकाश जी, मैं आपका email note कर लेती हूँ and प्लीज ask Dr. Leena to share. प्रकाश जी कहाँ से हैं? सूरत में ही है? औरंगाबाद। ओके। पर वे रहते सूरत में है क्या? नहीं, एक्चुअली मैम प्लीज गो अहेड। हेलो। यस मैम, औरंगाबाद में रहते हो हम लोग। अच्छा। पर्यावरण से इमिग्रेशन काम करते हैं। अभी हमारा खाम रिजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है औरंगाबाद, जो कि पूरी नदी पूरी हो चुकी थी। जी। तो लुप्त हो चुकी थी, उसको हम रिजर्वेशन करने का काम चालू है अभी फिलहाल। ओके, अरे दैट्स ग्रेट। यस मैम, बहुत सारा काफी काम हो चुका है औरंगाबाद में। ओके। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही नॉलेजेबल था मैम। एक्चुअली हम मियावाकी से कुछ जंगल भी बना रहे हैं, बटरफ्लाईज गार्डन भी बना रहे हैं, फ्रूट प्लांटेशन भी
चालू है रिवर बेड साइड से। बहुत सारा काफी काम हो चुका है, करना बाकी है अभी। और तो इससे भी हम कुछ और चीज सीखने के लिए मिला है मुझे आज, बहुत अरे सारा नॉलेज काम है। तो ये आपने हमारे वहाँ डायरेक्टर थे। जी जी मैम। आपने वहाँ औरंगाबाद में ये जो बीएमसी वगैरह लिंक बनाया शेयर है, किया। यस, पौना फ्लोरा और पौना भी हो चुका है बहुत ग्रेट सारा। यस मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस। वेरी So नाइस। I've invited Prakash because we are doing in collaboration with their company, जो solid waste management में हम ओके, अच्छा यस मैम। ये अच्छा इन्हीं की कंपनी यस है। मैम। तो ओहो हो, बेसिकली वो सोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी में काफी काम करते हैं, तो मैंने इसलिए उनको भी इनवाइट किया। अरे वाह 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 वाह, आपके बारे में इतना सुना मैंने दिव्या जी के मुंह से। आई एम रियली वेरी हैप्पी। यस मैम। यस मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So औरंगाबाद में आने के बाद में हमारे WM ग्रीन कवर मैनेजमेंट और वाटर बॉडी रिस्टोरेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वेलकम मैम ऑल ऑफ यू, बहुत सारा। जी 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 जी, नहीं डेफिनेटली आएंगे। मैं औरंगाबाद, हाँ वो, हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स में आई थी जो वेस्टर्न घाट के प्रोजेक्ट्स थे तब। हाँ अच्छा, वेस्टर्न घाट। ओके हाँ, वेस्टर्न घाट के प्रोजेक्ट्स के टाइम हमें औरंगाबाद आना होता था, तब आई थी मैं। यस जी मैम। तो आइए मैम, ऑल ऑफ वेलकम। नहीं, बिल्कुल। और आप भी आइएगा छोटा उदेपुर और हिमालय के जोन में, ताकि हमें आपके इनपुट मिले। ओके ये जो भी I think काम Dr. चल रहा मीना, है। हम डेफिनेटली एक SSRT का एक डेफिनेटली एक प्लान करेंगे विजिट। जी 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 जितना सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, ये 1 आवर की प्रेजेंटेशन से हम कभी यस मैम। we'll have to see the things on the ground, absorb, and छोटा छोटा स्टेप लेके हम अपनी सिटी में क्या कर सकते हैं। जी जी बट मैंने मोटा मोटा मतलब मेरे माइंड में कुछ चीजें आई, क्योंकि हम सूरत के पर्सपेक्टिव में जब ये चीजें सोचते हैं तो एक चीज जो मेरा शिफ्ट हुआ है मेरे माइंड में, मे बी द अदर्स कैन ऑल्सो कंफर्म कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है इसको लेकर। जो मेरे माइंड में शिफ्ट हुआ है कि हमें इंक्लूसिव वे में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मतलब एक छोटी सी संस्था मिलके कुछ कर देती है तो वो सस्टेन नहीं करता है। तो वो तो क्लियरली एक बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक छोटी सी चीज जो हम शुरुआत कर सके सूरत में, बहुत एक छोटी सी शुरुआत, वो हम जो एक हमारे लिए अचीवेबल भी होगा, एक छोटा सा कहेंगे तो हम हर एक पैरा रिसर्च जो आपने बोला ना, वो मुझे बहुत ही पावरफुल लगा। और हम जब वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करते हैं तो हमें लगता है कि जब बच्चों को हम जाके समझाते हैं कि वेस्ट करो, या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मतलब जो भी टिप्स देते हैं, सेग्रीगेशन, रिड्यूस, जो भी, तो हमेशा हमें लगता है स्टार्टिंग पॉइंट जो है उनकी नेचर के साथ अफिनिटी होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, वरना वो उसके वो हम उनको वाई कभी नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि अभी आज की आप नेचर में कितना टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी उसके ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है। यस रिसर्च का जो आपका मॉड्यूल या फ्रेमवर्क है, आई थिंक दैट इज समथिंग लाइक टू मे बी वर्किंग टुगेदर विद यू इन फैक्ट, कि उसको हम कैसे परसेप्शन, अल्टीमेटली इट इज बिल्डिंग परसेप्शन अमंग स्टूडेंट्स, राइट? तो हम हर कुछ मे बी वी कैन सी कि कैसे प्रोसीड करना है, लेकिन हम स्कूल्स के अंदर एक प्रोग्राम की तरह उसको लॉन्च करें। और साथ ही साथ NCC NSS को भी हम रोप इन कर सकते हैं, जो आपका आइडिया था वो मुझे अच्छा लगा। और हम इसको एक बहुत ही होलिस्टिक मैनर में ये एक्टिविटी तुरंत चालू कर दे, क्योंकि उससे क्या होगा, एटलीस्ट जो अभी है उसको तो हम जितना ऑब्जर्व कर सके करें, लेकिन क्योंकि क्या है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे आपने बोला सी टर्टल, कितने साल पहले बोला आपने लास्ट स्पॉट किया था सूरत में? 2006। तो अभी भी every single day as we speak, with the development happening, with the projects going ahead, we are, अभी मेट्रो भी आ रही है, मेट्रो की वजह से भी there was discussion going on in the group की बहुत ट्री कटिंग ये सब हो रहा है। तो every single day we are losing। तो मुझे ऐसा लगता है ये पैरा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ये हमें इमीडिएटली आपके
फ्रेमवर्क्स और आपके हेल्प के साथ स्कूल्स, कॉलेजेस और एनसीसी एनएसएस को ओपन करके ये एक शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ अपने आप ऑब्जर्वेशन में आना चालू हो जाए। तो एक ये मतलब एक आइडिया था। तो आई थिंक बाकी सब लोग क्या सोचते हैं इसको, कि इसके बारे में फ्रॉम द ग्रुप। I think it is a good suggestion and it should be started, but the only thing is that it should be well organized. So I think what we need, as you said, from an inclusive manner is that we need to first identify the key stakeholders and what objectives we are looking to achieve and who will do what, and with a very strong organizational plan we should take these things forward so that it sustains. So that Right. strategic planning, I feel, is really important. Right. Yes. Agreed. और बीएमसी मुझे somehow अभी as of right now सूरत सिटी के लिए ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग है, मे बी इट्स some fears or some insecurities or what is it, but I don't know, but somehow I feel like to start a BMC, it is not something which will, I think it will take us time before we can actually go. Yes. Actually, I must say that before going for BMC, I mean, all other kind of all these activities which can, help you to identify the right person for BMC. ये ऐसी कई सारी एक्टिविटीज करना, कुछ प्रोग्राम्स इस तरीके से आगे बढ़ाना जिससे कि आपको पता चल पाए कि वो एक फोर्स कैसे डेवलप हो रही है। उसी फोर्स में से ही तो 7 मेंबर्स आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सही है कि अगर आपको अभी एक फियर है तो अभी तुरंत बीएमसी के लिए नहीं जाना चाहिए आपको भी। हाँ, लेकिन आप ये एक इस तरीके से जो काम जो हम करते हैं, कई सारी जो एक्टिविटीज और ये सारे जो पैरा रिसर्च टीम खड़ा करना, आपके वॉलंटियर्स इस तरीके से हो, जो एक रेगुलर अपडेट है, ये सब कुछ जो है, रेगुलर ऑब्जर्वेशंस जो हैं, तो ये सब जो है आपकी उस प्रोसेस को बहुत मजबूत बनाती है। Right. That you can do. तो ये जो प्रोग्राम है, आप हमें किस लेवल तक इसमें सपोर्ट कर सकते हो, अगर ऐसा हम एक स्कूल्स के लिए एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं, और तो आपका कितना मतलब योगदान रह पाएगा इसमें? पहले तो वहाँ पे हाँ, कौन से वार्ड में, कितने एरिया में और कैसे करना है, क्या वो बच्चे या वो कौन है जिनको ये करना है, तो क्या उस हिसाब का वो मॉड्यूल जो होता है, क्योंकि वो जो टारगेट सामने ग्रुप कौन सा है, क्योंकि हम जो यूनिवर्सिटी के बच्चों के संग जो करते हैं वो हम स्कूल के बच्चों के संग नहीं करते हैं। राइट। तो है ना, तो वो एक चीज है। तो वो कौन है, आप किनके साथ करना चाहते हैं, वो एक बार आप हमें बताइए कि वो स्कूल के ही बच्चे हैं तो वो कौन से क्लास वाले बच्चे हैं, कितने छोटे हैं। इसमें हम वो कर सकते हैं जो आपका फाउंटेन हेड में आप हाँ जी, आई थिंक हम पायलट वहां से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली एक रिसेप्टिविटी है और हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसको कैसे करना है, पायलट जैसा हो जाएगा। बिल्कुल मैं भी वही सजेशन देने वाली थी, क्योंकि आप मेरे संग में ही थी, राइट, और हमने वहाँ बात की थी एंड यू सॉ ना कि वहाँ पे अपनी जो बात हुई तो उससे क्या हुआ यूं, तो एंड दे आर ऑल्सो अग्री कि ऐसा करना है, तो दैट स्कूल इज ऑल्सो अग्री। और ये पूरा पॉसिबल है कि एक स्कूल से जब आप शुरू करेंगे तो आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। और हम साथ ही साथ एनसीसी और एनएसएस को रोपन करने की ट्राई कर सकते हैं, जैसे स्नेहा ने बोला, इसको एक सस्टेनेबल वे में करना है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसको आगे लेकर जा सके। तो एनएसएस एनसीसी में बात कर सकते हैं कि दे वुड लाइक टू मेक इट अ प्रोजेक्ट फॉर देमसेल्व्स फॉर अ
longer span of time. Yes. पहले पायलट साथ में करेंगे एंड देन वी आल्सो गो एरिया टू एरिया. Yes. सॉरी. और ये भी है ना कि एनसीसी और स्काउट, जैसे स्काउट बंद हो चुका है. मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तब मैं स्काउट में थी. तो ऑब्वियसली स्काउट और एनसीसी में एक डिसिप्लिन के साथ की भी तो तालीम है ना, जिसमें नेशन फर्स्ट वाली एक तालीम उसमें होती है, इनबिल्ट होती है स्काउट और एनसीसी में. तो ऐसे डिसिप्लिन बच्चे जब आपके हाथ में होते हैं तो आपका काम और आसान हो जाता है. जैसे यहाँ विसनगर में जो हमारे पास में है, तो हम यहाँ पर जैसे स्पैरोस के लिए और जो भी कर पाए, तो यहाँ एक एमएन साइंस कॉलेज है. तो यहाँ के जो एनसीसी के बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ जैसे ना बटरफ्लाई गार्डन और इस टाइप का वो सब चलता रहता है काम. दूसरा हम नेचर क्लब सूरत को ओपन कर सकते हैं, बिकॉज वो एनीवे स्कूल प्रोग्राम्स और ये सब करते हैं. बिल्कुल अगर बिल्कुल. उनके कैंप्स और इसमें ऑलरेडी काफी हद तक तो वो करते हैं. लेकिन आई थिंक जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो हमारे पास डेटा Sure. कलेक्ट होगा. अभी क्या होता है, इट्स एन एज एन एक्टिविटी और टू हाँ. डेवलप सर्टेन सेंसिटिविटी विद इन देम. Yes. लेकिन हम उसको एज डेटा कलेक्शन नहीं यूज कर रहे हैं. तो अगर वही चीज को हम ऐसा ट्वीक करें कि उसके ऊपर से हम डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल टेक इट टू अनदर लेवल व्हिच वुड. बिल्कुल. और मैंने आपको वो प्लग इन करना इजी हो जाएगा. सॉरी टू है. बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको बताया शायद कि अभी सेशन में मैंने बताया हो कि जो बच्चे हैं जो आते हैं हमारे साथ, जब लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम में वो आते हैं, जंगल में जब ट्रांजिट के लिए हम ले जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर जोन है, जैसे वहाँ पे धारियावाद और ये सब एरिया जो राजस्थान अरावलीज में पड़ता है, तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो हम जैसे ट्रांजिट करवाते थे, वो तो आप भी करवा सकते हैं वहाँ पे. कि कोई वहाँ पे जैसे धारियावाद एक सेंचुरी एरिया है ना, वहाँ पे बड़ा डेंस फॉरेस्ट है. सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धारियावाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब अरावलीज की बड़ी डेंस सेंचुरीज है. तो एक टीम को वहां भेजा, एक टीम को जंगल और गांव के बीच के कॉरिडोर में, एक टीम गांव में. उस तरीके से आप सूरत में देख सकते हैं कि कोई एक बड़ा गार्डन है, फिर गार्डन और आपकी कोई नजदीकी ह्यूमन हैबिटेशन या कोई भी जो लोकेशन है उसके बीच का एरिया, एंड देन आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी स्कूल है, आपकी सोसाइटी है, अपार्टमेंट है. तो इन सब जगहों पे क्या आपको लाइफ दिखती है, क्या बायोडाइवर्सिटी दिखती है, तो ऑब्वियसली उस गार्डन में ज्यादा होगी अगर लोगों ने रखी होगी तो. लेकिन जैसे जंगल में हम इनको ले गए, एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि बच्चों का डेटा कितना ऑथेंटिक साबित होता है, खेल खेल में किया हुआ काम. कि आप उनको रूट कर रहे हैं एक ऐसी दिशा में कि वो सीखते हैं खेल खेल में कि ऑब्जर्व कैसे करना है, डेटा कलेक्ट कैसे करना है, फिर वो डेटा आपके बड़े काम आता है. हमने वहाँ पे 15-16 सालों से एक एक्टिविटीज कंटिन्यूस होती है. तो वो जोन में ये जो अलग अलग एरिया जो मैंने बोले, एक जंगल में, जंगल और गांव के बीच का कॉरिडोर, और एक गांव के खेतों के एरिया में, गांव में मतलब. तो वहां इन बच्चों का ये था टास्क कि अलग अलग टीम को जिस एरिया में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर 1.5-2 किलोमीटर वो वॉक करें और शांति से देखें कि उनके उस पूरे ट्रांजेक्ट के उसमें क्या ट्रीज नजर आए, कौन से नजर आए, किस प्रजाति के कितने ट्री नजर आए, आम नजर आए तो कितने आए, महुआ के पेड़ नजर आए तो कितने, जामुन आए तो कितने, और उन उन झाड़ों के ऊपर कहाँ कहाँ उनको मधुमक्खी के छत्ते नजर आए, किस पेड़ पर कितने नजर आए, छोटे थे कि बड़े थे, और उनका छोटा या बड़ा वो साइज बताने का उनका अपना स्टाइल होता है कि उनको फुटबॉल साइज का दिखा, या फिर उनकी साइकिल की टायर के साइज का दिखा, या पानी के टप की साइज का दिखा. वो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं साइज के लिए कि ऐसी साइज का, थाली के साइज का दिखा, क्योंकि वो नापने तो जा ही नहीं सकते हैं, वो तो मधुमक्खी का छाता है. तो ये उनके शब्द होते हैं, उनके मेजरमेंट का ये एक बेस. और वहां गांव में, फिर कॉरिडोर में और जंगल में ये सारी टीम जब इकट्ठी होती है तो रात में चर्चा है कि बताइए किसको कितना मिला. तो ऑब्वियसली जंगल में ज्यादा है और गांव में बिल्कुल कम है या नहीं है. तो वहां वही होता है कि कॉमन वो एक ही पेड़, कि जामुन का पेड़ इन तीनों जगह पे था, और गांव में उसके ऊपर मधुमक्खी का छाता नहीं था, कॉरिडोर में केवल 2 थे, और जंगल में 45-40 थे या 15-20 थे. तो ये क्यों हुआ? हेलो, या वी आर लिसनिंग. तो उसमें फिर ये बच्चे फिर उसका रूट कॉज ढूंढने निकलते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि वो सर्टेन एक्टिविटीज जो शुरू में हो जाती है वहां उन्हें पता चल चुका है अब तक में कि मधुमक्खी क्यों इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि पूरा फूड प्रोडक्शन ऐसे पॉलिनेटर्स के हाथ में है। हम लोगों का जो हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं, पूरी दुनिया जो खा रही पी रही है, फ्रूट के रूप में, ग्रेन्स के रूप में, सब्जी के रूप में, जो भी बोले, तो वो वहां एक पॉलिनेशन होता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट का बीज मिलता है, आगे जो भी बनता है, और वो फ्लावर से फ्रूट बनने वाला प्रोसेस तो ये पॉलिनेटर्स के हाथ में है। कोई बर्ड है, कोई तितली है, कोई ये मधुमक्खी है, हवा है, बारिश का पानी है, बहुत सी चीजें हैं जो पॉलिनेटर्स हैं हमारे। तो अगर ये मधुमक्खी पूरी दुनिया से ही खत्म हो जाए तो हम ज्यादा हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन कौन करेगा? फूड सिस्टम हमारा खत्म हो जाए। तो उन एरिया में वो जो डेटा लेकर आए, उनको ये पता चला कि मधुमक्खी इंपॉर्टेंट है। अब गांव में नहीं मिली तो उन्होंने ये पता लगाया दूसरे दिन कि क्यों नहीं मिली, कि खेतों में जहर डाला जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और एंड व्हाट नॉट। तो उसके कारण फिर वो ये है कि क्या मधुमक्खी वो पी के मर जाती है, मधुमक्खी उसे छूती है, उसका नेक्टर लेती है, स्टराइल हो जाती है, उसकी वो आगे एग नहीं रख सकती है, उसकी कॉलोनी खत्म हो जाती है। तो उसके कारण वहां तो है ही नहीं है। और ये इतने बुद्धिशाली जीव होते हैं कि जब पता है कि यहाँ जहर है तो वो वहां पे क्यों रहेंगे? वो नहीं रहते, वो छोड़ देते हैं एरिया। तो वो तो छोड़ दिया, लेकिन उसका असर जंगल तक जाता है, क्योंकि यही जो क्वीन है वो उड़कर जब जंगल में वापस गई तो वहां उसकी तो कॉलोनी स्टॉप हो गई ना। तो एक पूरा डेटा इतने सालों का निकला कि चैत्र मास के बाद की सीजन में जो एरिया है ना, 15-16 टन जो एक शहद उस पूरे लैंडस्केप के जोन से निकलता था, आज मुश्किल से 3 टन निकलता है। और उस डेटा को कोई भी नकार नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों ने जिस तरीके से सीखा और जिस तरीके से किया, वो डेटा ऑथेंटिक था। तो आप जो भी एक्टिविटी करें, कई बार ये होता है कि हम ना हमें ये धुन तो होती है कि हमें ये करना है, फिर हम करना भी शुरू करते हैं। कई बार हम इतने एरिया में प्लांटेशन करके आते हैं, कई बार हम यहाँ पे जैसे यहाँ के शहरों में भी होता है, विसनगर में भी कई बार करते हैं, प्लांटेशन कर दिया, इस जोन में कर दिया, फिर आज चलो हम कचरा उठाने का काम करेंगे तो वो कर दिया, फिर दूसरे दिन कोई नहीं आ रहा है, दूसरे दिन से वो कचरा वापस वैसे के वैसे ही फैलता है। पर इसके फॉलो अप में क्या, और जो हुआ वो एक ऐसे प्रोसेस में होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के रूप में होना चाहिए, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में हो कि आज जो शुरू किया, भले उसका रिजल्ट मिलेगा आपको 7 साल बाद मिलेगा, मुझे मेरे कुछ कामों के रिजल्ट पूरे 15 साल बाद मिले, बट वो पैशन भी चाहिए। तो उस एक लॉन्ग टर्म सोच के करना है। जब हम एक छोटे से गांव के लिए हमें 15 साल लगते हैं, तो आप तो महानगर पालिका पूरी 1.25 करोड़ की जनसंख्या के साथ में बैठे हैं, आपको कितना टाइम लगेगा? और हम जिन गांवों में बैठ जाते हैं, जिन आदिवासियों के बीच में जाते हैं, वो बेचारे दिल के भोले भाले हैं, भले जंगली हैं, उनको भी टाइम लगता है, लेकिन पढ़े लिखों को समझाने में और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपके संग में वो एक चैलेंज रहेगा, ये तो मैं भी पता है, क्योंकि मुझे यहाँ एक विसनगर जैसे छोटे टाउन या नगर पालिका लागू होती है, ये 5.25 लाख की जनसंख्या वाला शहर है, आपके किसी एक वार्ड की संख्या से भी कम, लेकिन फिर भी यहाँ काम करना मुश्किल हो रहा है मुझे, जबकि इस शहर में मैं जन्मी हूँ। लेकिन यहाँ आसान नहीं है काम करना, क्योंकि सब सीख चुके हैं, अपने अंदर एक माइंडसेट बन चुका है। शहर में ये प्रॉब्लम है, पोल्यूशन खाली नदी में और शहर की हवा में थोड़ी है, दिमाग में भी तो है। जब हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर इन शहरों में जाते हैं, ये शहर के, क्योंकि गांव उस तरीके से कचरा थोड़ी दे रहा है, शहर देते हैं कचरा, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फिर काम करना पड़ रहा है। हम बाकायदा, मैंने शायद आपको दिव्या जी बोला भी होगा कि हम वो नुक्कड़ नाटक जैसा खड़ा कर देते हैं कई बार, बिना कोई स्क्रिप्ट का। किसी गली के बच्चों के साथ जो हमने रिश्ता बनाया है, तो हम उनको बोल देते हैं शुरू पहले से ही कि भाई हम आएंगे, ऐसा ऐसा लेकर आएंगे, और तुम उस समय अपने घर से अपनी माँ को, पिता को, जो भी घर में बड़े हैं, उनको लेकर बाहर आना, और उनके सामने हम जो लाएंगे उस कचरे के अंदर हाथ डालना, कुछ बीनना। और हम बाकायदा कचरा बना के लेके जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली हाइजेनिक है। हम नहीं चाहते ना कि उस बच्चे को कुछ भी हो जाए। अब वो बच्चा पूरा हम जब ले जा रहे हैं, तो उस वार्ड में हमने यहाँ विसनगर में 2 बार किया, बड़ा हंगामा हुआ। तो वहां लेकिन हम जो कचरा लेकर गए, हम राह देख रहे हैं कि सुबह जब वो टोटल सफाई हो जाए, उसके बाद हमने वो वहां पे चौक में जाके खाली कर दिया पूरा बोरा। तो
तो ऑब्वियसली सारे दुकानदार और लोग मतलब चिल्लाते हैं, अभी तो सफाई होके गई है, तुमने बीचों बीच कचरा डाल दिया, लोग चिल्लाते हैं। फिर हम भी बोलते हैं कि उसमें क्या है, अभी 2 घंटे बाद तो वैसे ही ये कचरा ही होने वाला है ना सड़क पे, हमने अभी से कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक लड़ाई शुरू होती है, एक बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। गुजराती में जीवा जोड़ी बोलते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा वो करते हैं, तो चिल्लाते हैं, लेकिन हम उसको और हवा देते हैं। हम सॉरी बोल के नहीं हटते, क्योंकि हमें वो चलाना है उसको आगे। हम राह देखते हैं कि कोई एक दो ऐसे उनकी तरफ से कुछ बात आनी चाहिए जहां हम बोल पाए कुछ। फिर जिन बच्चों को हमने बोला है कि वो बच्चे वहां अपने लेकर आए और वो वहां पे करें, उसी कचरे में वो खाते पीते उनके घर के बच्चे उस कचरे में हाथ डाले, बिल्कुल उस बाजार में, जो उनके माता पिता के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होता है, और वो हम पे चिल्लाते हैं। तब हम बोलते हैं कि आपका बच्चा जब कचरे में हाथ डालता है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, वो इतना भयंकर लग रहा है, आपकी इज्जत उतर गई लगता है। लेकिन आप ही के बच्चे हैं वो, जो शहर के बाहर जो आपका कचरा यहाँ से लोड होकर जाता है, कचरे के पहाड़ जो खड़े हो रहे हैं उसमें जो स्कैवेंजिंग कर रहे हैं वो बच्चे, वो आप ही के हैं, अपने ही शहर के बच्चे हैं, वो कलंक नहीं है, उसके लिए दुख नहीं होना चाहिए। वो बच्चे अगर उन कचरों के पहाड़ों में घूम रहे हैं, आपके आपके शहर की गलियों में अगर वो कुछ प्लास्टिक बटोर रहे हैं, तो वो हमें शर्म आनी चाहिए। तो वो है ना, तो मतलब आई एम सॉरी कि मतलब ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज जो है, मतलब कि लोगों को जोड़ने के लिए हम करते हैं यू। सो मैं एक्चुअली थोड़ा उस पे वापस जाना चाहूंगी, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस कि कैसे उसमें मैं इसी के बारे में बात, ऑफ कोर्स हम थोड़ा इसको नेक्स्ट कॉल पे भी लेंगे बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बट आई थिंक समवेयर व्हाट आई आल्सो अंडरस्टैंड इज कि एक तो मॉड्यूल जैसे आपने बोला वो लॉन्ग टर्म एक प्रोग्राम की तरह ही होना चाहिए, तभी क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी इज अ सब्जेक्ट आल्सो लाइक दैट। वो ऐसा नहीं है कि पेड़ को उगने में भी, मतलब एक बड़े अच्छा पेड़ बनने में भी 8-10 साल तो लग ही जाते हैं। तो क्लियरली ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ओवरनाइट या एक छोटे से 1 साल के प्रोग्राम में करके खत्म कर दें। जो इम्पैक्ट भी लाना है वो स्लो होगा। बट मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि ऑब्जर्वेशन हमें करते रहना चाहिए। अब इसका एनालिसिस जो है वो फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स करते हैं, राइट, कि अच्छा ये ऑब्जर्वेशन से ये निकला जी, तो वो आई थिंक इट हैज टू बी इन अ वेरी मतलब आपका बहुत ज्यादा एक मिनट मैं सॉरी मैं आपको इसमें एक चीज और बोल दूं, ये मत कहिए कि हम जैसे एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। नो डाउट शुरू में आपको मेरे जैसे या वहां की यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर या साइंटिस्ट की जरूरत पड़े, लेकिन जब आप उसको जब पकड़ लेते हैं ना, आप 1 आध साल में ये पूरा पकड़ लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, अगर आप इकोलॉजिस्ट नहीं है, आप एक बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट नहीं है, तो कुछ टर्म आपको समझनी पड़ती है, पर उसमें वो छोटी छोटी चीजें होती है, वो तो हम हेल्प कर देते हैं, हमारे जैसे और भी लोग आपको हेल्प कर देंगे। पर ये इंडिकेटर्स देखकर एनालिसिस करना, वो आप समझ सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। आई एम कीप टेलिंग यू कि वो हमारे जब आदिवासी कर लेते हैं, आज इतने साल हो गए, वो कर लेते हैं। ये अलग बात है कि उनकी भाषा अलग है, वो टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो उनकी अपनी देहाती, वो उनकी जो समझ में आया वो उस तरीके से लिख देते हैं। हमें उसका अर्थघटन करना होता है, ये जो कहा उसका मीनिंग ये निकल रहा है, बस इतनी सी बात है। ये भारी चीज नहीं है। आई एम कीप टेलिंग यू कि प्रकृति का विज्ञान किसी भी सूरत में जटिल नहीं है, क्या बोलते हैं, मुश्किल नहीं है। प्रकृति अपने आप में बड़ी सरल है। हाँ, वो जितनी सरल है उतनी जटिल भी है, दैट इज ट्रू, लेकिन उसको समझना जितना जटिल है उतना सरल भी है। I really feel confident with you giving me that kind of, you know. बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रखिए। काफी चीजें इंस्टिंक्टिव होती हैं क्योंकि एट द एंड हम भी नेचर ही हैं। बिल्कुल एक वो स्विच ऑन, आई थिंक हमारा सबका स्विच ऑफ हो चुका है, वो स्विच ऑन करने की जरूरत है। और बच्चों में शायद वो स्विच ऑन सबसे जल्दी होता है, और बड़ों में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को मतलब हमें क्रिएट कर, मतलब बहुत ज्यादा आई थिंक टाइम लगेगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रहे तो शायद हम कुछ अचीव कर पाए इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपने ऐसा कभी सोचा है कि इसको एक प्रॉपर एक मॉड्यूल की तरह
इसको आप बना सको और आप स्कूल्स और इन सबको ऑफर कर सको। अगर आप मतलब सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर जैसे इसको हम आगे लेके जाते हैं, एंड आई थिंक you because you've done impact in so many different states, so it would make sense कि ये चीज हर सिटी और स्टेट तक पहुंचे। तो ऐसा आपने कभी इसका कुछ सोचा है इसको मॉडल बनाने के लिए कि ये जो बच्चों के साथ का पूरा जो मॉड्यूल है ना, जो बच्चों के साथ जो एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे हम अभी भी बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि जब हम स्कूल बोलते हैं, आई होप कि ये ट्रैक के बाहर नहीं हो जाए बात, लेकिन सूरत और आप सबसे जुड़ी हुई चीज ही है। हेलो, हाँ we are here। हाँ, तो हम जब स्कूल बोलते हैं तो वो ऐसी एक अवधारणा बनती है कि एक स्कूल है जहां बच्चे आएंगे और उनको सिखाया जाएगा। एंड सिंस माय चाइल्डहुड मुझे हमेशा इस बात से ना ऑब्जेक्शन था। आई डू बिलीव कि हर बच्चा अपने आप में एक स्कूल है। वो छोटी छोटी जो स्कूल्स आपके सामने आती हैं, आप उनका वो सर्वांगी विकास की जो बात है, पहले वो उसका अपना खुद का पूरा विकास हो, वो न्यूट्रिशन वगैरह के मामले में पक्का हो, है ना, वो कुपोषित किसी भी एंगल से ना हो, वो भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। तो ये जो छोटी छोटी स्कूल्स हैं, यही सब मिलकर एक बड़ी स्कूल बनाती है ना। आप भी एक स्कूल है, यू योरसेल्फ इज अ स्कूल, मैं एक स्कूल हूँ। हर स्कूल के पास में एक एक विशेष कोई थीम है, कोई सब्जेक्ट है, कोई ज्ञान है, कोई कौशल्य है, कोई टेक्निक है, हर स्कूल के पास। हम ये चलती फिरती स्कूल्स को बड़ी आसानी से टैप कर सकते हैं। ये जो स्कूल वाली ये जो चीज थी, मैंने अपने उस मॉड्यूल में सबसे पहले लिखी थी। और ये जो मॉड्यूल हमने बनाया 2021-22 में, ये नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी का एक भाग है एनसीएसटीसी। उसमें ये मॉड्यूल दिया था, जिसके तहत ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस हमें मिला था। तो ये मॉड्यूल हम उतारने की कोशिश करना चाहते हैं। इस मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीजें हैं, पूरी ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, ओवरऑल प्रकृति, वो उसका एक्चुअली फाइनल गोल है। बट उस गोल पे उस बच्चे को जब ले जाना है, या वो जो भी हमारा टारगेट जो भी है, वो इंसान चाहे महिला है, कोई किसान है, कोई मछुआरा है, या कोई गांव का या किसी शहर का ही सिटीजन क्यों ना हो, तो उसके संग वो क्या क्या पहले किया जाए, जिसके साथ वो बड़ा स्ट्रांगली जुड़े कि मुझे इस प्रोसेस का हिस्सा बनना है। तो पहले तो हम वो करते हैं, उसके बाद वो उस प्रोसेस में इतना स्ट्रांगली जुड़ जाता है कि फिर वो छोड़ता भी नहीं है आपको। तो ये हमारे इतने रिजल्ट के आधार पे मिला हमें। ये जो आपका मॉड्यूल है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शुरुआत में अगर हम जैसे पायलट भी जो करते हैं, और जो फाउंटेन हेड है वो तो ओपन माइंडेड भी था इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर। बच्चों को हम ट्राइबल बच्चों, जैसे आपने उस दिन बात की थी कि ट्राइबल बच्चे और अपने यहाँ शहर के जो बच्चे, आई डोंट वांट टू राइट द किड्स, बट बिकॉज उनका परसेप्शन इन सब चीजों को लेके बहुत स्ट्रांग है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम अगर साथ में ऐसे पार्टनरशिप में ये करेंगे तो इन लोगों को जल्दी प्रोग्रेस, लाइक दे विल स्टार्ट, यू नो, दैट स्विच विल टर्न ऑन फास्टर। that can be a way to sort of एक थोड़ा एक पायलट में हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा हम लोकली तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली तो उनको जो डेटा कलेक्शन जो होना चाहिए वो लोकल लेवल पे ही होना चाहिए, because that is what will make the, you know, biggest difference. True. So wow, I think in the interest of time, I'm absolutely delighted कि you know, Dr. Leena, you just go all out and without any inhibitions, and with so much compassion. You are always you know, ready to give. Oh. every You all are always welcome. So I think I am very happy seeing you all, and you people are actually giving the correct definition, जिसको हम बोलते हैं ना कि मूर्तिमंत होते जो देखते हैं, आई मीन व्हाट इज टू से ना, जिसको कि हम जीते जागते हम जो देखते हैं ना कि ये ऐसे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी। बिकॉज एज एन इकोलॉजिस्ट हमारे लिए कंसर्न होता है इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी, है ना। तो आप उसको मतलब इतना अच्छे से उसको बढ़ा रहे हैं, उसको उतार रहे हैं धरती पे, ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे आप सबसे आज बात करके बहुत बहुत खुशी हुई।
बहुत खुशी हुई। Thank you so much. It's a very, very humble effort, and I think we have a really long way to go. But I'm sure with your connection with you, there will be something will happen. I don't know when, how, but something will definitely happen. And I truly, truly appreciate the time that you spent in sharing all your knowledge and experience. And I think we have to do that pilot together. So we'll stay in touch with you. And yes. कैसे इसको, and Ankita is also part of this group actually. She is not Okay. come today. मैं actually उनको अलग से remind करना भूल गई because I would have liked her to come specially because school का part था. But I think sooner or later we'll connect with her and we'll like to see कि उसको हम कैसे सूरत सिटी में वो जो knowledge बच्चे लेकर आए हैं, ये जो उनके camps या जो स्कूल के लेवल पे organize होंगे, उस knowledge को हम city के लिए कैसे उनको utilize करें और उनको involve करें, वो हम इसमें इंटीग्रेट करने की ट्राई करेंगे विद डेफिनेटली थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी श्योर विद योर हम डेफिनेटली आपके यहाँ पे आने वाले हैं, हम बिल्कुल ग्रुप क्रिएट करते हैं और फिर आपको मैं कांटेक्ट करके टाइम और डेट लूंगी। यस एंड बिल्कुल, एंड आई वुड रियली लव कि आप जब आए हम लोग वो जंगल की वो जो है ना हमारी डेलिकेसीज वो आपके सामने बहुत ही हेल्दी टेस्टी मतलब फूड के रूप में आपके सामने आए, हम एक फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल मनाए आप लोगों के साथ में। तो एक ऐसे समय पे है ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे बड़ी खुशी है कभी दोबारा आना हुआ सूरत तो आप लोगों से ऑब्वियसली मिलूंगी। आना तो है आपको, कब आना विल फिगर दैट आउट। या बिल्कुल डेफिनेटली थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone for joining and staying back, and we'll Thank you everyone. Jai Hind. Thank you. Bye.